हे दोस्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जिसका नाम है एक प्रेम कहानी मेरी भी। ये एक आरामदायक कहानी है जो आपकी नींद में मदद करेगी। और अगर आपको इस सफ़र से जुड़ाव महसूस हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस बढ़ते कहानी प्रेमियों के परिवार का हिस्सा बने, क्योंकि आपकी हर एक व्यू, हर एक कमेंट, हर एक लाइक इस कहानी को जिंदा रखते हैं। प्यार की सारी दास्तानें हमेशा पूरी नहीं होती, कुछ अधूरी रह जाती हैं। उस लड़की की याद में जिससे मैंने प्यार किया लेकिन शादी नहीं कर सका। तेरे जाने का असर कुछ ऐसा हुआ मुझ पर, तुझे ढूंढते ढूंढते मैं खुद खो गया, वरना अपने भीतर छुपे लेखक से मेरी मुलाकात नहीं हुई होती। दिन तो किसी तरह गुजर जाते हैं, लेकिन रातें दर्द से भरी होती हैं। जख्म तो समय के साथ भर जाते हैं, लेकिन निशान रह जाते हैं। अपने आरामदेह बिस्तर पर पड़ा मैं करवटें बदलता हूँ और सोने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ख्याल मेरे दिमाग में उमड़ रहे हैं और जमा हो गए हैं। बीते हुए दिनों की चुभती हुई रोशनी में बिखर रहा हूँ मैं। टुकड़े टुकड़े मेरे जीवन का अंधेरा अंधेरे में ज्यादा उजागर हो उठता है, और अब मैं उन सबको आवाज देने की कोशिश कर रहा हूँ, दिल को जुबान दे रहा हूँ। मुझे वह तारीख अच्छी तरह याद है, 4 मार्च 2006। मैं कोलकाता में था और हैप्पी के घर पहुंचने ही वाला था। सुबह से ही बड़ी कुलबुलाहट हो रही थी, क्योंकि मैं अपने उन दोस्तों से 3 साल बाद मिलने जा रहा था जिनको एक जमाने से गैंग ऑफ 4 कहा जाता था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद मनप्रीत, अमरदीप, हैप्पी और मैं पहली बार मिलने वाले थे। हॉस्टल में पहले साल हैप्पी और मैं ए ब्लॉक भवन के 4थे माले पर अलग अलग कमरों में रहते थे। एक ही माले पर रहने के कारण हम एक दूसरे को पहचानते तो थे, लेकिन कभी एक दूसरे से किसी तरह की बातचीत नहीं करना चाहते थे। मैं उसे अच्छा लड़का नहीं समझता था, क्योंकि उसे लड़ाई मोल लेने और अपनी मार्कशीट पर लाल रंग जुड़वाते जाने का शौक था। लेकिन दुर्भाग्य से सेकेंड ईयर की शुरुआत में मैं हॉस्टल देर से लौटा, और तब तक सभी कमरे दूसरे छात्रों को दिए जा चुके थे। मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं बचा कि मैं हैप्पी का रूममेट बन जाऊं। और चूंकि जिंदगी अजीब होती है, चीजें नाटकीय ढंग से बदलीं और हम सबसे अच्छे दोस्त बन गए। जिस दिन हमारा पुनर्मिलन तय हुआ, उस वक्त वह 2 सालों से TCS कंपनी में काम कर रहा था और कंपनी के लंदन प्रोजेक्ट पर काम करते हुए मजे उठा रहा था। हैप्पी को 6.1 फुट की लंबाई, भरा पूरा शरीर और बला की सुंदरता मिली थी, और हैप्पी हमेशा खुश रहता था। मनप्रीत, जिसे हम MP बुलाते, गोल मटोल, गोरा चिट्टा और स्वस्थ था। स्वस्थ शब्द इस्तेमाल करने का कारण यह है कि अगर मैं उसके लिए सही शब्द मोटा इस्तेमाल करूं तो वह मुझे मार डालेगा। वह हम लोगों में पहला व्यक्ति था जो हॉस्टल में कंप्यूटर लेकर आया, और उसकी उस मशीन में न जाने कितने कंप्यूटर गेम थे। असल में यही कारण था कि हैप्पी और मैं उससे दोस्ती करना चाहते थे। MP काफी पढ़ाकू था। उसने स्कूल के दिनों में गणित ओलंपियाड जीता था, और वह हमेशा उसके बारे में डींगे हाँका करता था। वह मोदी नगर का रहने वाला था, लेकिन जिस समय हम फिर से मिल रहे थे वह बंगलुरु में ऑक्वेन के साथ काम कर रहा था। अमनदीप का नामकरण MP ने राम जी किया था। मुझे पता नहीं कि उसका यह अजीब नाम कब और क्यों पड़ा। हो सकता है शायद इसलिए क्योंकि वह स्वभाव का सीधा साधा था। हॉस्टल में हम लोगों के विपरीत वह बिल्कुल निशाचर नहीं था, और उसके कमरे की बत्तियां ठीक 11 बजे बुझ जाती थीं। कभी कभार MP, हैप्पी और मैं उसके कमरे के सामने 11 बजे से कुछ सेकंड पहले खड़े हो जाते और गिनती शुरू कर देते। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, और रामजी सो जाता। अमरदीप के बारे में बस एक ही रहस्यमयी बात थी कि वह साइकिल पर बैठकर कहीं जाता था हर इतवार। उसने हमें कभी नहीं बताया कि वह कहाँ जाता था। जब भी हमने उसका पीछा करने की कोशिश की, उसे न जाने कैसे पता चल जाता और वह अपना रास्ता बदलकर हमें छका देता। आज भी हम में से कोई उस बारे में नहीं जानता। उस आदमी के बारे में सबसे अच्छी बात उसकी सादगी थी, और सबसे बड़ी बात यह कि हमारे इंजीनियरिंग बैच के आखिरी सेमेस्टर का टॉपर था। वह हमारे ग्रुप की शान था। वह बरेली का रहने वाला था, और तब वह इवोल्यूसर्व में काम कर रहा था जब वह MP के साथ पुनर्मिलन के लिए हवाई जहाज से कोलकाता आया।
कॉलेज के बाद हम सब जीवन के ढर्रे में काफी बंध गए थे। एक दिन हमें पता चला कि हैप्पी लंदन से 2 हफ्तों के लिए आ रहा था। सब फिर से मिलने के लिए उत्साहित थे। कोलकाता में हैप्पी के घर पर 4 मार्च 2006 हमने फैसला किया। आखिरकार उस निर्धारित तारीख को मैं हैप्पी के घर की सीढ़ियों तेजी से चढ़कर ऊपर गया। दोपहर के 12 बजे मैंने उसके दरवाजे को खटखटाया। उसकी मां ने दरवाजा खोला और मुझे अंदर बुलाया। चूंकि मैं उसके घर कई बार जा चुका था, वो मुझे अच्छी तरह जानती थी। हैप्पी के घर में बहुत अधिक औपचारिकताएं नहीं होती थीं। मैं जब पानी पी रहा था, उन्होंने मुझे बताया कि हैप्पी घर में नहीं था और उसका सेल फोन स्विच ऑफ था। खूब। और उसने मुझसे कहा था कि देर मत करना। मैं अपने आप से बुदबुदाया। कुछ देर बाद फिर दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। दरवाज़ा खोलने के लिए मैं अपनी कुर्सी से उठा, क्योंकि हैप्पी की माँ किचन में थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो कुछ इस तरह का शोर शराबा होने लगा। ओह, बुर्रा, हैंडसम, हाँ, ओह हाँ। नहीं, ये हैप्पी नहीं था। एमपी और अमरदीप आए थे। 3 सालों बाद कॉलेज के अपने दोस्तों से मिलना ऐसा उत्तेजक और पागलपन भरा होता है कि आपको इसका अंदाज भी नहीं रहता कि आप किसी और घर में हैं, जहां आपको कुछ शिष्टाचार दिखाना चाहिए और शांत रहना चाहिए। लेकिन फिर इस पुनर्मिलन का सारा कारण ही यही था कि कॉलेज के दिनों को याद किया जाए, और वह उसकी बेहतर शुरुआत थी। जब ड्राइंग रूम में हम सोफे पर बैठ गए, तब एमपी ने हैप्पी के बारे में पूछा। वह अपने घर में भी समय पर नहीं है, मैंने एमपी की ओर देखते हुए कहा, और हम फिर से हंसने लगे। अगले करीब आधे घंटे तक हम तीनों बातें करते रहे, एक दूसरे का मजाक उड़ाते रहे और हैप्पी की माँ का बनाया हुआ लंच उड़ाते रहे। हाँ, हमने हैप्पी के बगैर ही खाना शुरू कर दिया था। ये सुनने में तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमारे पास इसका ठोस कारण था। उसके बारे में यह कोई नहीं बता सकता था कि वह कब आएगा, इसलिए इंतजार करने का कोई मतलब नहीं था। कुछ देर बाद फिर दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। दरवाजा हैप्पी की मां ने खोला। हैप्पी वीर, एमपी डाइनिंग टेबल से उठते हुए चिल्लाया। अमनदीप और मैंने एक दूसरे को देखा, क्योंकि जब एमपी हैप्पी के गले लगा तो ऐसा लगा जैसे उसकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। हमें याद आया कि जब वे पहरों बैठकर शराब पीते थे तो कैसे रोने लगते थे, जब उनके दिमाग की बत्ती गुल हो जाती थी और दिल बातें करने लगता था। अमनदीप और मैं अपना कोक पीते हुए उनकी भावुकता के मजे लिया करते थे। हम सब खड़े हुए, बारी बारी से उसके गले लगे और फिर खाने में लग गए। उस दिन खाना बहुत स्वादिष्ट बना था, या शायद इसीलिए कि हम लोग बहुत दिनों बाद साथ साथ खाना खा रहे थे, जिसने उसे खास बना दिया था। खाने के बाद हम दूसरे फ्लैट में चले गए। यह उसी बिल्डिंग में कुछ माले ऊपर था। यह हैप्पी के परिवार का दूसरा फ्लैट था, जो रिश्तेदारों और हम जैसे दोस्तों के लिए था। अंदर जाते हुए हम एमपी के एक चुटकुले पर हंस रहे थे, और शायद उस समय भी हंस रहे थे जब हम ड्राइंग रूम में बड़े से काउच पर ढंसे हुए थे। बाहें फैलाए छत की दीवार की ओर देखते हुए हम खुला खुला महसूस कर रहे थे। कुछ देर तक तो कोई भी नहीं बोला, और फिर हैप्पी के ठहाके के साथ बातचीत फिर शुरू हुई। मेरे ख्याल से उसे राम जी से जुड़ा कोई प्रसंग याद आ गया था। उस शाम हम चारों ने उस फ्लैट में जबरदस्त समय बिताया। हम अगले पिछले जीवन के बारे में बातें करते रहे, कॉलेज की उन खूबसूरत नहीं दिखने वाली लड़कियों के बारे में, कंप्यूटर पर देखी गई अश्लील फिल्मों के बारे में, विदेशों के अपने अपने अनुभवों के बारे में, और भी बहुत सारी बातें। तो तुमको यूरोप अधिक अच्छा लगा या अमेरिका? हैप्पी ने उठते हुए मुझसे पूछा। यूरोप, मैंने लेटे लेटे छत की ओर देखते हुए जवाब दिया। क्यों? अमरदीप ने पूछा। वह अक्सर हर बात के पीछे के कारण को जानने में दिलचस्पी रखता था, लेकिन उसने हमें यह नहीं बताया कि हॉस्टल के दिनों में वह हर इतवार को कहाँ जाता था। यूरोप का अपना इतिहास है। जब आप देश बदलते हैं तो भाषा बदल जाती है, खाने की कला और स्थापत्य कला, सफर के बेहतरीन साधन, दिलकश नज़ारे। यूरोप में सब कुछ शानदार है, मैंने बताने की कोशिश की। तुमने अमेरिका में यह सब नहीं देखा? कुछ चीज़ें हैं, लेकिन आने जाने के साधन उतने अच्छे नहीं हैं जितने यूरोप में। अमेरिका के ज़्यादातर हिस्से में आप और आपकी गाड़ी ही विकल्प होते हैं। केवल न्यूयॉर्क इसका अपवाद है। आपको वहाँ उतनी भाषाएं नहीं सुनाई देंगी जितनी आपको यूरोप में सुनने को मिलती है।
मेरा कहना यह है कि अमेरिका बहुत विकसित है, लेकिन मैं यूरोप को अमेरिका से तरजीह दूंगा। अमरदीप ने सिर हिलाया, जिसका मतलब था कि उसका सवाल खत्म हुआ। आईटी क्षेत्र की यह सबसे अच्छी बात है अमरदीप। हमें बहुत सारी जगहों पर जाने का मौका मिल जाता है जिनके बारे में कॉलेज के दिनों में हमने सपने में भी नहीं सोचा था, एमपी ने अमरदीप से कहा। कॉलेज के बाद एमपी, हैप्पी और मैंने आईटी क्षेत्र को चुना, जबकि अमरदीप ने केपीओ को अपनाया। हम एक दूसरे का साथ पाकर खुश थे। आखिर कॉलेज में फेयरवेल की रात के बाद उस दोपहर हम घंटों बातें करते रहे। हम शाम को कहीं बाहर घूमने के बारे में सोच रहे थे कि हमें महसूस हुआ कि हम कितने थक गए थे और हमें बड़ी शिद्दत से आराम की ज़रूरत थी। मुझे याद नहीं है कि हम में से उस दोपहर सबसे पहले कौन सोया। उठो गधो, चिक्स टीम आओ बज चुके हैं। कोई हमें सपनों की दुनिया से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। हॉस्टल में हम में अमरदीप सबसे पहले उठता था से, और जाहिर है वही हम सबको उठाता था। इसलिए हम जानते थे कि वह हमारा सुबह सवेरे का अमरदीप था। तो भी ये कैसे अच्छा लग सकता है कि कोई आपका दरवाज़ा पीटकर आपको बिस्तर से उठा दे। हम इंसानों की प्रकृति भी विचित्र होती है। जब हम सोए होते हैं तो हम उस आदमी से नफरत करते हैं जो हमें जगाने की कोशिश करता है। बाद में हम उसी इंसान को प्यार करते हैं क्योंकि उसने सही काम किया। हमेशा की तरह अमरदीप अपने अभियान में सफल रहा। शाम के 7 बज चुके थे। अमरदीप और एमपी पहली बार उस शहर में आए थे, इसलिए हमने तय की कोलकाता की सड़कों की खाक छानी जाए। सौभाग्य से हमारे मेज़बान के पास 2 मोटरसाइकिलें थीं, एक उसकी अपनी पल्सर और दूसरी उसके छोटे भाई की स्प्लेंडर। हम तैयार हुए और गैराज से हमने मोटरसाइकिलें निकाल लीं। एमपी और मैं स्प्लेंडर पर बैठे, हैप्पी और अमरदीप पल्सर पर। विद्यासागर सेतु से हमने चिल्लाते और एक दूसरे से बातें करते हुगली नदी को पार किया। उस शाम स्पीड ब्रेकर हमारी रफ्तार को नहीं थाम सके और हम कहाँ थे? 7वें आसमान पर। अपने सबसे अच्छे दोस्तों के साथ इतने समय बाद होना भावुक भी था और रोमांचक भी। हम विक्टोरिया मेमोरियल और कुछ दूसरी जगहों पर गए। कभी रुककर हमने फलों का जूस पिया, कभी कोलकाता की मशहूर मिठाई और नाश्ते का मज़ा उठाया। कभी हम इसलिए रुके क्योंकि हम में से किसी को पेशाब करना था। एक दूसरे की देखा देखी हमें बारी बारी से खूब पेशाब लगी। किसी स्थान पर हमने कुल्हड़ में चाय का मज़ा लिया। जब एमपी ने पूछा कि हम घर कब जाएंगे, तब तक 10:30 बज चुके थे। चिंता की कोई बात नहीं, मेरे पास ऊपर के फ्लैट की चाबी है, हम जब चाहे जा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि हम 1 बजे से पहले नहीं जाएंगे, हैप्पी ने अपनी आइस टी का आखिरी घूंट भरते हुए कहा। और तब तक हम कहाँ रहने वाले हैं? अमरदीप कुछ चिंतित दिखा। अमरदीप और 11 बजे उसके सोने का समय मुझे याद आया, लेकिन मैंने इस बात की ओर दूसरों का ध्यान नहीं दिलाया। हैप्पी ने मेरी ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हम उसी जगह पर चलें? ओह, उस जगह। इससे पहले कि एमपी का दिमाग कुछ गंदी बात सोचता, मैंने तस्वीर साफ कर देने की सोची। महानुभावों, हम एक बहुत ही अच्छी जगह जा रहे हैं और मैं शर्त लगा सकता हूं कि तुम दोनों को भी वह जगह। मैं अपनी बात समाप्त करने ही वाला था कि एमपी का धीरज जवाब दे गया। उसने मेरी बात काटते हुए कहा, ओह हाँ, मैंने सुना है कि चंद्रमुखी पश्चिम बंगाल की ही थी। तो क्या हम लोग योजना बना रहे हैं कि? उसकी कुटिल मुस्कान और शरारती आंखों ने उसके सवाल को पूरा कर दिया। बदमाश कहीं के, हैप्पी ने हंसते हुए कहा। ज्यादा मत सोचो एमपी, बस हमारे पीछे पीछे आओ। मैंने बात पूरी की। बिना किसी को कुछ बताए हम अपनी मोटरसाइकिल पर बैठे और उस स्थान की ओर चल पड़े। अभी आधी रात भी नहीं हुई थी जब हम उस जगह पर पहुंचे। वहां हवा कुछ ठंडी थी। पहली नजर में ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी झोंपड़पट्टी में हों। वहां एक पुराना सा गराज था जिसका शटर गिरा हुआ था। उसके बाहर कुछ ट्रक खड़े थे। उसके ड्राइवर शायद सो रहे थे। हमने एक ट्रक के पीछे मोटरसाइकिल खड़ी की और गराज की दाईं तरफ एक पतली सड़क पर चलने लगे। वहां ठीक से रोशनी नहीं थी और एकदम शांति थी। हमारी आवाज और चलने की आवाज तेजी से गूंज रही थी। कीड़ों की आवाजें उस जगह की भयानकता को और बढ़ा रही थीं। एमपी को कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दी। मुझे नहीं लगता कि उसने सचमुच कोई आवाज सुनी भी थी। हो सकता है उसका कमजोर दिल ही तेजी से धड़कने लगा हो।
शवे जाग जाएंगे। हैप्पी ने अपनी उंगली को होंठों पर लाते हुए कहा। कौन? अमरदीप खुसफुसाया। सामने लोग जमीन पर लेटे हुए हैं, ध्यान से देखकर चलो, हैप्पी ने कहा। लोग सड़क पर सो रहे हैं। अमरदीप कुछ धीरे धीरे चलने लगा। वे आसपास के मछुआरे थे, कुछ सो रहे थे और कुछ देसी शराब के नशे में टुन्न पड़े थे। अचानक सड़क एक काठ के बने रास्ते के पास रुक गई। वहां सीढ़ियों जैसा कुछ था जो नीचे की ओर जा रहा था, और हमें दूर से एक आवाज आती सुनाई दे रही थी, जैसे पानी किनारों से टकरा रही हो। कीट पतंगों की आवाजों को पीछे छोड़ते हुए हम उस रास्ते से उतरने लगे। कुछ ही सेकंड में हम अपनी मंजिल पर थे। यह हुगली नदी थी और हम उसके तट पर खड़े थे। अमरदीप और एमपी का डर खुशी में बदल गया। यह नदी का तट है और अभी हम हावड़ा में हैं। ये वह जगह है जहां से नाव दूसरे किनारे कोलकाता शहर में ले जाती है। हैप्पी ने नदी की दूसरी ओर इशारा करते हुए घोषणा की। जोश में आकर हम उस काठ की बंदरगाह जैसी संरचना पर कूदने लगे। उस बंदरगाह की तीन तरफ नदी अपने पूरे उफान पर थी। वह एक खूबसूरत रात थी। चांद हमारे सिर पर था और तारे जगमगा रहे थे, और आकाश के नीचे हम चार थे। हम बंदरगाह के किनारे एक विशाल लंगर के पास बैठ गए। नदी ठंडी हवा को बेधती हुई बंगाल की खाड़ी से मिलने के लिए बढ़ रही थी। उस खामोशी में बंदरगाह से पानी के टकराने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। नदी की दूसरी तरफ कोलकाता शहर था। ऊंची इमारतें और छोटी छोटी पीली रोशनी की झालर मुझे न्यूयॉर्क के आसमान की याद दिला रही थी, लेकिन यह उससे भी अधिक अच्छा था क्योंकि मैं अपने दोस्तों के साथ था। हमने अपनी बाहें फैलाकर गहरी लंबी सांसें लीं। ताजी ठंडी हवा अंदर लेते हुए हम उस जगह की खूबसूरती से मदहोश थे। उसी समय हैप्पी बोल पड़ा। तो उसने अमरदीप की ओर देखते हुए पूछा। क्या? जवाब में अमरदीप ने पूछा, क्योंकि उसे हैप्पी के तो का मतलब समझ में नहीं आया। तो कैसी लगी ये जगह? झक्कास। ओह, ये जगह, मैं इससे बेहतर जगह के बारे में सोच नहीं सकता। यह तो स्वर्ग है। और एक बार फिर ठंडी हवा के झोंके ने हमें घेर लिया। हम बंदरगाह पर बैठ गए। उसी समय चर्चा शुरू हो गई। एक गंभीर चर्चा, एक ऐसी चर्चा जिसने मेरे जीवन को बदल कर रख दिया। इसकी शुरुआत एक औरतों से हुई। तो अमरदीप ने इस बार हैप्पी की ओर देखते हुए कहा। क्या? हैप्पी ने अपनी ठुड्डी उठाते हुए पूछा। अगली खास बात क्या है? अमरदीप ने पूछा। तुम्हारा मतलब डिनर से है? एमपी बीच में बोल पड़ा। नहीं, मेरा मतलब जिंदगी की अगली महत्वपूर्ण चीज से है। स्कूल की पढ़ाई हो गई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हो गई, अच्छी खासी नौकरी भी मिल गई, विदेश भी हो आए, बैंक में पैसा जमा होता जा रहा है। मील का अगला पत्थर क्या है? हाँ, मैं समझ गया कि तुम क्या बात कर रहे हो। अपनी पहले से उठी हुई ठुड्डी मेरी तरफ घुमाते हैप्पी ने हाँ में हाँ मिलाई। इससे पूछो हुए, उसने कहा। सब मेरी ओर देखने लगे। मुझे पता नहीं कि तुम लोगों के जीवन में, घर में क्या हो रहा है, लेकिन मेरे मम्मी पापा तो जैसे पागल हो रहे हैं। वे मेरे पीछे किस तरह पड़े हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते। क्या मैं अकेले अच्छी तरह से नहीं रह सकता? अमरदीप ने कहा। तो क्या तुमने या तुम्हारे परिवार ने कुछ तय कर लिया? मैंने उससे पूछा। नहीं, मेरी कहानी भी तुम लोगों की तरह ही है, लेकिन सच्चाई ये है कि एक दिन हम लोगों को अपने अपने जीवन साथी के साथ घर बसाना होगा। कब तक हम लोग अपने माता पिता के सवाल को टाल सकते हैं? हमको लेकर उनकी भी कुछ उम्मीदें हैं, कुछ सपने हैं। मैं जानता हूं कि तुम क्या कहना चाह रहे हो अमरदीप, लेकिन क्या तुम सचमुच अपनी पूरी जिंदगी किसी के साथ बिताने के लिए तैयार हो? मेरा मतलब है कि हॉस्टल में 4 साल के दौरान ऐसे कई मौके आए जब हमें एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाना पड़ा। यह तो जीवन भर के लिए होगा, हैप्पी ने कहा, लेकिन देर सबेर हमें यह करना होगा, समझे? अमरदीप बोला। अगर हम इसी तरह से रह गए तो क्या होगा? एमपी बोला। जरा कल्पना करो कि 60 साल की उम्र में तुम अकेले रह रहे हो। जीवन इतना आसान नहीं है मेरे दोस्त। ये एक यात्रा है और जीवन साथी के साथ इसे सबसे आसानी से पूरा किया जा सकता है, अमरदीप बोला। उस रात नदी किनारे हम चारों ने इस मसले पर बड़ी गंभीरता से चर्चा की। पहली बार, शायद पहली बार हमने महसूस किया कि हम इतने बड़े हो गए हैं कि इसके बारे में बातें कर सकें। अनेक तरह के सवाल किंतु परंतु उठे और हमने उनके जवाब भी दिए। अनेक तरह के पहलुओं को लेकर चर्चा हुई।
हम में से कोई भी शादी के खिलाफ नहीं था, लेकिन हम उसके फायदों को अच्छी तरह परखना चाहते थे। अमरदीप और मैं तो शादी को लेकर काफी हद तक तैयार थे, और इस चर्चा ने हैप्पी और एमपी को इस मसले में गंभीरता से सोचने पर मजबूर किया। हालांकि इस चर्चा से वे राजी नहीं हुए थे, जिससे मुझे एक टी शर्ट पर लिखा यह नारा याद आता है, अगर तुम उसे राजी नहीं कर सकते तो बस थोड़ा सा भ्रम में डाल दो। फिर और बातों को लेकर भी चर्चा हुई, प्रेम विवाह या अरेंज मैरिज, माँ बाप की पसंद से या अपनी पसंद से। हैप्पी बोला, अब यह तो निजी पसंद का मामला है। अब चूंकि हम अपने पैरों पर खड़े हैं, मुझे नहीं लगता कि हमारे माता पिता हमारे फैसले पर किसी तरह का एतराज करेंगे, अमरदीप ने कहा। हैप्पी इसे सुनकर चुप रहा। लेकिन अमरदीप, हमारी जिंदगियों को देखो। हम सभी उत्तर भारतीय हैं, दूर दूर के राज्यों में काम कर रहे हैं, इसलिए ऐसे में कोई जीवन संगिनी मिल जाए, इसकी संभावना बहुत कम दिखती है। उससे भी बढ़कर जिस तरह की नौकरी में हम हैं, यह हमें इसके अवसर नहीं देती कि हम अलग अलग तरह के लोगों से मिलजुल सकें। और सबसे बदतर बात यह है कि हम में से कोई भी अपने मम्मी पापा द्वारा चुनी गई लड़की से शादी नहीं करना चाहता। अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं तो, एमपी बोला। मुझे पता नहीं कि तुम्हारा आखिरी वाक्य सही है या नहीं, लेकिन बाकी चीजें तो तुम्हारे अपने हाथ में हैं, अमरदीप ने जवाब दिया। लेकिन एमपी की बात में दम है। जहां तक मेरी बात है तो मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहूंगा, लेकिन पिछले 1 साल से मैं विदेश में हूं और पता नहीं शायद अगले 1 साल में भारत लौटूंगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए मेरे लिए शादी के बारे में कुछ योजना बना पाना बहुत मुश्किल है, और मेरे जैसे आदमी के लिए किसी ऐसी लड़की के साथ घर बसा पाना असंभव ही है जो हिंदुस्तानी न हो। हिंदुस्तानी भी छोड़ो, उसे सबसे पहले पंजाबी होना चाहिए, मैंने कहा। तुमने इन्फोसिस में नौकरी के लिए अप्लाई कैसे किया? अमरदीप ने बात बदलते हुए पूछा। मैंने जवाब दिया, वेबसाइट के माध्यम से। और हैप्पी, तुमने लंदन से अपने मम्मी पापा को पैसे कैसे भेजे? इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट के माध्यम से। वह काफी तेजी से काम करता है, उसने जवाब दिया। देखो, दुनिया इंटरनेट प्रेमी होती जा रही है। इस बात के मद्देनजर कि हम सब आईटी वाले हैं जो लगभग रोज ही नेट पर होते हैं, हम शादी के लिए भी इसका उपयोग क्यों नहीं कर सकते? तुम शादी कॉम जैसी वेबसाइट के बारे में बात कर रहे हो? हैप्पी ने पूछा। हाँ, वे सचमुच किसी काम के होते भी हैं, मुझे नहीं लगता। एमपी ने अपनी बात रखी। यह जानने के लिए कि खाना मीठा है या नमकीन, आपको पहले उसे चखना होता है। किसी चीज को पक्के तौर पर जानने का वही एक तरीका होता है, अमरदीप ने जवाब दिया। या बेहतर तरीका यह है कि किसी ऐसे आदमी से पूछा जाए जिसने उसे पहले छक रखा हो। कोई जोखिम क्यों लें? हैप्पी ने हमें हंसाने के ख्याल से कहा। तो राम जी, तुमने ऐसी कोई वेबसाइट देखी है? मैंने पूछा। अभी तो नहीं, लेकिन मैं उसके बारे में सोच रहा है। जब हमने कुछ नहीं कहा तो उसने समझाना शुरू कर दिया। इस सेवा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप बहुत सारे लोगों के बारे में जान सकते हैं। इससे आपको अपने लिए बेहतर साथी चुनने में मदद मिलती है, और आप उससे बातचीत कर सकते हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट जगे। सब कुछ बेहद सलीके से होता है। सबसे बढ़कर आपको इस बात की चिंता भी नहीं करनी होती कि आप किस जगह पर हैं। अमरदीप ने कुछ ऐसी बातें रखीं जिसके बारे में बहस करने के लिए शायद हमारे पास कुछ खास था नहीं। ठीक है, मुझे यह तो पता नहीं है कि इन सब से कुछ होता है, लेकिन एक बार इसे आजमाना जरूर चाहिए। कौन जानता है। यहां तक कि एमपी भी राजी लग रहा था। रात के 3 बज चुके थे। हमारे खाली पेटों ने हमारे दिमागों को अपने वजूद की याद दिलाई। अमरदीप ने कहा, अब काफी देर हो चुकी है और मुझे बेहद भूख लगी है, घर चलते हैं। कहते हुए वह उठ खड़ा हुआ। तो वह पहला आदमी कौन है? जब हम अपने कपड़ों की धूल झाड़ रहे थे, एमपी ने पूछा। सबसे पहले शादी करने वाला या वेबसाइट पर सबसे पहले अपनी प्रोफाइल डालने वाला? हैप्पी ने हंसते हुए पूछा। दोनों, मुझे लगता है ये। हैप्पी ने मेरी तरफ उंगली दिखाते हुए कहा। पता नहीं क्यों, सुबह के करीब 4 बज चुके थे। हम खाना खाकर सोने चले गए। बहुत समय बाद मैंने उस तरह नींद का आनंद लिया जिस तरह हम हॉस्टल में लिया करते थे। वह दिन हमारे जीवन का एक यादगार दिन बन गया।
अगला दिन हमने कोलकाता की कुछ मशहूर जगहों को देखते हुए बिताया और हम उस दिन शाम को फिर से नावों वाले घाट पर गए। मेरा यकीन कीजिए, वह 1912 के टाइटैनिक की सवारी से कुछ कम मज़ेदार नहीं था। अपने सबसे अच्छे दोस्तों के साथ होना तो और भी आनंददायक था। हमने सम प्लेस एल्स नाम के एक पब में खूब खाया पिया और बातें की। वह हमारे पुनर्मिलन की आखिरी रात थी। सब मुझे छोड़ने के लिए हावड़ा स्टेशन पर आए और एक बार फिर हम चारों वैसे ही गले मिले जैसे हम कॉलेज के आखिरी दिन हैदराबाद स्टेशन पर मिले थे। सबसे पहले कौन रोने वाला है, एमपी ने पूछा, लेकिन हम सब उस अहमकताना और भावुक सवाल पर हंसने लगे। क्रे ने अपनी आखिरी सीटी बजाकर मुझे बुलाया। मैं डिब्बे में सवार हो गया और गेट पर खड़ा होकर तब तक उन सबको हाथ हिलाकर विदा कहता रहा जब तक ट्रेन प्लेटफॉर्म से खिसकती रही। मैं अगले दिन सुबह भुवनेश्वर पहुंच गया। उसी सुबह अमरदीप और एमपी ने अपने अपने ठिकानों के लिए फ्लाइट पकड़ ली। उसके कुछ देर बाद हैप्पी भी लंदन के लिए उड़ गया। 3 सप्ताह बाद मैं अपने ऑफिस में था। मैं उन तस्वीरों को देख रहा था जिन्हें पुनर्मिलन के दौरान एमपी ने खींचा था। उसने हम लोगों को ईमेल किया था और जब मैं उनको याहू के अपने इनबॉक्स में देख रहा था तब मैंने गौर किया कि ऊपर बाएं कोने में कुछ संकेत आ रहा था। वह शादी विवाह की साइट शादी कॉम का विज्ञापन था जिसमें अपने लिए उपयुक्त वर की तलाश में एक खूबसूरत लड़की मुस्कुरा रही थी। मुझे दोस्तों के साथ हुई बातचीत की याद हो आई। मैंने उस विज्ञापन के लिंक को क्लिक किया जो मुझे उसकी वेबसाइट पर ले गया। मैंने सर्च का विकल्प दबाया और कुछ ही समय में परिणाम मेरे सामने था। चुनाव के लिए बहुत सारी लड़कियां थीं वहां। उनमें से कुछ तो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही थीं और मैं सबको चेक करना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि मैं छठी लड़की का प्रोफाइल देखता, मुझे यह संदेश मिला कि मुझे वेबसाइट के साथ अपने को रजिस्टर्ड करवा लेना चाहिए क्योंकि उससे बिना मैं और प्रोफाइल नहीं देख सकता। ट्रेलर खत्म हो चुका था और पूरी फिल्म देखने के लिए आपको पहले अपने आप को पंजीकृत करवाना था। उस दिन मेरे पास अधिक काम नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे उस वेबसाइट पर अपनी प्रोफाइल बना ही लेना चाहिए। हैप्पी, अमरदीप और एमपी से मैं यही कहता हूं, जबकि बात इसकी उल्टी थी, उसका उल्टा। वेबसाइट पर उन सुंदर चेहरों ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं अपनी व्यस्तताओं के बीच से उसके लिए समय निकालूं, जबकि अगले ही दिन मुझे एक व्यक्ति को प्रोजेक्ट देना था। किसी ने सही ही कहा है, 3 चीजें, धन, औरत और मैं अक्सर तीसरी चीज के बारे में भूल जाता है। दुनिया में कुछ भी संभव करवा सकते हैं। आखिरकार मेरी प्रोफाइल वेबसाइट पर आ गई। मैंने अपना एक अच्छा सा फोटोग्राफ लगाया और ऐसी सभी बाधाओं को क्लिक करके दूर कर दिया जो मुझे ढूंढने वाली लड़की से मेरा अता पता छुपाने के लिए कहती हूं। मैं इस बात का उल्लेख करना भी नहीं भूला कि मैं अपने काम के सिलसिले में अमेरिका और यूरोप जा चुका हूं। करीब घंटे भर बाद मैं उन प्यारे चेहरों को देखने के लिए पूरी तरह लैस हो चुका था। मैंने वेबसाइट पर सभी पंजाबी लड़कियों का विकल्प चुना और सर्च के बटन को क्लिक कर दिया। मेरी उस खोज के जो परिणाम सामने आए उनकी संख्या सैकड़ों में थी। यह तो काफी उत्साहजनक था, लेकिन मैं उनमें से करीब 50 के आसपास के प्रोफाइल ही देख पाया था कि मेरी आंखें थक गईं। फिर भी उन 50 लड़कियों में कुछ तो ऐसी थीं ही जिनसे मैं संपर्क साधना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा कर पाता कि उससे पहले ही दिल को दर्द पहुंचाने वाली एक घटना हुई। उन प्यारे चेहरों से बात करने के लिए मुझे वेबसाइट को भुगतान करना था। मुफ्त का भोजन जैसी वहां कोई चीज नहीं है। उफ, मुफ्त में बस यही सुविधा थी कि मैं उनकी प्रोफाइल वाले पन्ने पर जाकर एक बटन दबाकर उनमें अपनी रुचि दिखा सकता था। वह उनके इनबॉक्स में मेरी तरफ से मैसेज की तरह जाता, लेकिन अगर वे भी मुझ में रुचि दिखाती तो भी मुझे उनका ईमेल तभी मिलता जब तक कि मैं उसका भुगतान नहीं कर देता। मैंने चेक किया कि इसके लिए वे कितने पैसे मांग रहे थे। साल भर का प्लान लेने के लिए 3000 रुपए। बिल्कुल नहीं, मैंने अपने आप से कहा। मैं भुगतान तो तभी करूंगा जब मुझे उन सुंदरियों से सकारात्मक जवाब मिले। तब तक जब भी मेरा मन हो वेबसाइट पर जाऊं और किसी लड़की की प्रोफाइल पर जाकर उसमें अपनी रुचि जताने वाला बटन दबा दूं। ये शादी कॉम से मेरे अनुभव की शुरुआत थी। इसे मैंने अपने प्रोजेक्ट को निपटने की कीमत पर किया था, जिसे मैंने करीब करीब बर्बाद ही कर दिया। हैप्पी, अमरदीप और एमपी के अलावा उस साइट पर मेरी प्रोफाइल होने की बात कोई नहीं जानता था, मेरे माता पिता भी नहीं।
क्योंकि उनको ये बताना कि मैं शादी करने के बारे में सोच रहा है बर्र के छत्ते में हाथ डालना था। उनको जैसे ही पता चलता वे दुनिया भर के अपने जानने वालों से जानकारी लेने लगते। और हे भगवान, मुझे इन सब से कितनी चिढ़ थी। अगले कुछ दिनों में मुझे अपने प्रस्तावों के जवाब मिले। जब भी मैं अपना इनबॉक्स खोलता एक विचित्र प्रकार की फुरफुरी आती, लेकिन उनमें से ज्यादातर अधिक देर नहीं ठहरती। जो उनमें सबसे अच्छी थीं, उन्होंने मेरे प्रस्ताव को मना कर दिया। बल्कि कहना चाहिए कि उनमें से अधिकतर ने मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। केवल मुट्ठी भर ने मेरे प्रस्ताव को माना, लेकिन दुर्भाग्य से वे उतनी अच्छी नहीं लग रही थीं। आह, यह वेबसाइट किसी काम की नहीं है, मैंने अपने आप से कहा। मानो मैं जेम्स बॉन्ड हूं और जैसे ही मैं संपर्क करूंगा दुनिया की सभी लड़कियों मेरे ऊपर टूट पड़ेंगी। और इस तरह शादी कॉम मेरी प्राथमिकता में सबसे ऊपर से सबसे नीचे चला गया। समय गुजरता गया और मैं 2 या 3 सप्ताह में साइट पर एक बार जाता। जिन लड़कियों के प्रोफाइल मुझे झंझते उनमें रुचि दिखाने का बटन दबा देता, लेकिन मुझे कोई खास उम्मीद नहीं थी। कुछ लड़कियों ने मुझे मना कर दिया, कुछ को मैंने मना कर दिया। कुछ मुझसे आगे बात करना चाहती थीं, लेकिन उनकी शिक्षा दीक्षा कोई खास अच्छी नहीं थी। कुछ ने मेरे सेल पर फोन किया, कुछ को मैंने SMS भेजे। उनमें से 2-1 यह चाहती थीं कि मैं विदेश में आ जाऊं, लेकिन मैं राजी नहीं था। कुछ दूसरों को मैं यह नहीं समझा पाया कि इंडिया रहने के लिए बेहतर जगह है। एक बार जब मैं ऑफिस के काम से कुछ दिनों के लिए अमेरिका में था, तब मुझे उस साइट का सालाना प्लान लेना पड़ गया, क्योंकि एक लड़की मुझसे बातें करने के लिए बेताब हो रही थी। उफ, 3 में से कोई एक चीज, पैसा, औरत और आखिरी बाला, मैं अक्सर भूल जाता हूं। दुनिया में कुछ भी संभव करवा सकती है, दूसरी चीज मुझे करवा भी रही थी। विडंबना यह रही कि जिस लड़की के लिए मैंने 3000 रुपए लगाए थे, उसने मुझसे कभी बात नहीं की। वेबसाइट में मेरी रही सही दिलचस्पी भी जाती रही। और फिर एक शाम मेरे सेल फोन पर एक SMS आया। हाय, मैं खुशी हूं, मुझे अपने दूसरे सेल पर आपका मैसेज मिला था, क्या आप प्लीज फोन कर सकते हैं? यह 20 जुलाई 2006 28 की बात है। मेरे सेल फोन का इनबॉक्स अब भी दिन और समय दिखा देता है। जब मुझे यह SMS मिला, तब मैं अमेरिका के किसी क्लाइंट से कॉन्फ्रेंस पर बात कर रहा था। मुझे तुरंत याद आ गया कि यह उस प्रोफाइल वाला नाम है जिससे मुझे 1 सप्ताह पहले मुझे सहमति मिली थी। साथ में मोबाइल नंबर और ईमेल भी दिया हुआ था। मैंने जवाब में SMS किया, मैं इस समय कॉन्फ्रेंस पर बात कर रहा हूं, मैं आपको अगले आधे घंटे फोन करूंगा। अगले ही मिनट मेरे सेल पर एक और मैसेज चमका, मैंने भी कुछ ही मिनट पहले कॉन्फ्रेंस कॉल पूरी की है, तुम अपनी पूरी कर लो और मैं तब तक इंतजार करती हूं। जब फोन पर मेरी बातचीत पूरी हो गई, मैंने उसका नंबर मिलाया, लेकिन उससे पहले मैंने जल्दी से उसका प्रोफाइल देखा। हेलो, दूसरी तरफ से एक खूबसूरत आवाज आई, हाय, मैं रविन बोल रहा हूं। और मैं खुशी, उसने सुहानी और आत्मविश्वास से भरी आवाज में कहा, हाँ, ये तो मैं आपके SMS से जान ही चुका हूं। सॉरी, मैंने तुमको इंतजार करवाया। असल में मैं एक क्लाइंट से कॉन्फ्रेंस पर बात कर रहा था। कोई बात नहीं, मुझे भी इस बीच कुछ काम पूरे करने थे। हमारी बातचीत शुरू तो हुई औपचारिक रूप से ही, लेकिन जल्दी ही वह काफी सहज हो गई। तब हमें कुछ मजेदार बातें पता चली। मुझे पता चला है कि आप 1982 के फरवरी महीने में पैदा हुए थे, उसने कहा। हाँ, 4 फरवरी को। कोई खास बात? मैं सोचने लगा कि क्या कुछ ऐसा था उसके प्रोफाइल में जो याद रखना चाहिए था, लेकिन मुझे बस एक ही बात याद आई कि वह तस्वीर में सुंदर लग रही थी। हो सकता है आपने ध्यान दिया हो कि मेरे जन्म का साल और महीना भी वही है। ओह हाँ, 22 फरवरी, मैंने देखा था। मैंने जल्दी से कंप्यूटर के पास जाकर उसकी प्रोफाइल देखकर जवाब दिया। और आप फरीदाबाद में पैदा हुई थीं? नहीं, मैं कोलकाता में पैदा हुई थी। मेरे पापा फौज में थे और जब मैं पैदा हुई थी तो उनकी पोस्टिंग कोलकाता में थी और वे वहां अपनी फैमिली के साथ रह रहे थे। सच? तुम यकीन नहीं करोगी, मैं ऐसे चिल्लाया कि आसपास काम करने वाले भी देखने लगे। क्या? तुम गैस करो, मैंने सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हुए जवाब दिया, ताकि मैं बिना किसी को डिस्टर्ब किए उससे बात कर सकूं। यह मत कहो कि तुम भी उसी जगह पैदा। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, मैं फिर चिल्लाया, हाँ, लेकिन कैसे?
वहां मेरी ननिहाल है। और पता नहीं क्यों वह यह सुनकर चिल्लाई और हंसने लगी। हमारे देश की जो हालत है उसे देखते हुए यही कहा जा सकता है कि हजारों लोग उसी साल, उसी महीने, उसी स्थान पर पैदा हुए होंगे, लेकिन हम ऐसे चौंक रहे थे। तुमको बताऊं, हमारे बीच कुछ और बातें भी मिलती हैं। क्लासिकल म्यूजिक, मैंने पढ़ा है कि तुम्हारे पास सितार बजाने की डिग्री है, मैं बोला, और तुम्हारे पास तबला बजाने की। ठीक? सच में मैंने 4 साल बजाना सीखा है। असल में मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता था, लेकिन मेरे पापा ने जबरदस्ती सिखाया। पता है क्या, यही एक कारण था जिससे लगा कि तुमसे बात करनी चाहिए। मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि मुझे यह बात समझ में आ गई है, मैंने धीरे से कहा, लेकिन तुम्हारी प्रोफाइल के हाबी वाले हिस्से में लिखा है कि तुम तबला बजाते हो, और क्लासिकल म्यूजिक में तुम्हारी दिलचस्पी ही एक ऐसी बात थी जो तुमको दूसरों से अलग करती थी, और जिसके कारण मुझे लगा कि तुमसे बात करनी चाहिए। उसने साफ किया, तो यह तबला था जिसके कारण एक लड़की ने एक लड़के से बात की। उस लड़की को समझना तो असंभव था, लेकिन मेरा मन हुआ कि मैं अपने पापा को गले लगा लूं और उनका शुक्रिया अदा करूं कि उन्होंने तबला सीखने के लिए मेरे साथ जबरदस्ती की। 4 सालों बाद मुझे प्रयाग यूनिवर्सिटी से डिग्री भी मिल गई, और हम दोनों ही आईटी क्षेत्र में हैं। उसने हमारे बीच की कुछ और समानताओं की ओर ध्यान दिलाया। अरे हाँ, तुम नोएडा में एक आईटी कंपनी में काम करती हो, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। ये जानते हुए कि मैं गलत नहीं था, मैंने पूछा, और मैं भूल भी कैसे सकता था जबकि उसकी प्रोफाइल मेरे सामने खुली हुई थी। हाँ, मैं काम करती हूँ। अच्छा बताओ, मेरे दोस्तों का कहना है कि इन्फोसिस में काम करने वाले काफ़ी पढ़ाकू होते हैं और अच्छी रैंक वाले होते हैं। क्या यह सच है? क्या तुम यह उम्मीद कर रही हो कि मैं इसके जवाब में अन कहूँगा? वह हंसने लगी। यह उस लड़की के साथ मेरी पहली बातचीत थी जिसे मैंने अभी तक देखा नहीं था। उस बातचीत के दौरान हमने कई बातों के सिरे पकड़े। नई फिल्में हमने कौन सी देखी, अपने अच्छे दोस्तों के बारे में, उसके परिवार के बारे में, उसके परिवार, अपने अपने कॉलेज के दिनों के बारे में, संगीत और दिलचस्पी के और क्षेत्रों के बारे में। तुम्हारा परिवार भी भुवनेश्वर में रहता है क्या? नहीं, मैं एक छोटे से शहर बुर्ला का रहने वाला हूँ जो संबलपुर के पास है। मम्मी पापा वहीं रहते हैं। मैं और मेरा भाई भुवनेश्वर में रहते हैं और दोनों ही इन्फोसिस में काम करते हैं। हम किराए के एक फ्लैट में रहते हैं जिसमें हमारे साथ 2 और रूममेट भी रहते हैं। हम हर दूसरे सप्ताह मम्मी पापा से मिलने जाते हैं। भुवनेश्वर से बुर्ला महज 1 रात की दूरी पर है। हम करीब 1 घंटे तक बातें करते रहे। मैं अपने कानों के पास अपने सेल फोन की जलन को महसूस कर सकता था और फोन की बैटरी अपने आखिरी दौर में थी, और फिर भी मैं उससे बातें करते रहना चाहता था। मुझे कहना ही पड़ा, सुनो, मेरी बैटरी खत्म होने वाली है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम आगे भी बातें करते रहेंगे। तुम्हारी बैटरी? उसने हंसते हुए कहा। मेरा मतलब है मेरे मोबाइल की। मैं भी हंसने लगा। मैं तो मजाक कर रही थी। मुझे लगता है कि हम फिर बात करेंगे। अचानक उसने फिर जोड़ा, लेकिन फोन रखने से पहले तुमको एक अच्छी बात कहनी होगी। एक अच्छी बात? अब इस धरती पर मैं कहने के लिए कहां से एक अच्छी बात ढूंढ कर लाऊं? लेकिन एक दिन पहले ही मैंने एक फिल्म देखी थी। भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए मैंने उसी की एक लाइन दोहरा दी। बिस्मिल का संदेश है कि कल लाहौर जाने वाली गाड़ी हम काकोरी पे लूटेंगे और उन पैसों से हथियार खरीदेंगे। फिर मैंने एक लंबी सांस ली और इंतजार करने लगा, और वह ठहाका लगाकर हंसने लगी। मैं तो अभी भी सोचता हूं कि वह एक अच्छी लाइन थी, लेकिन मुझे पता नहीं कि वह किस बात पर हंसी। खैर, मैं भी उसके साथ हंसने में शामिल हो गया ताकि उसे यह न लगे कि मैं बेवकूफ हूं या मुझ में सेंस ऑफ ह्यूमर कम है। ओके, अब मुझे फोन से आखिरी बीप बीप सुनाई दे रही है। यह अच्छा है, इसका मतलब हुआ कि हम फिर बात करेंगे, उसने कहा, और कहीं ना कहीं उसकी यह बात मेरे दिल को छू गई। उसकी मासूमियत ने और जिस तरह से चहकते हुए उसने मुझसे बात की, उसने मेरे दिमाग पर अमिट छाप छोड़ी। सी यू, फोन रखने से पहले मैंने कहा। उस रात बिस्तर पर लेटे लेटे मैं बार बार उस बातचीत को याद करता रहा और यही सोचता रहा कि अगर मैं थोड़ा और हंसी मजाक वाला होता तो शायद मैंने उसे अधिक प्रभावित किया होता, या बातचीत एकदम वैसी ही थी जैसी उसे होनी चाहिए थी। और क्या वह भी इस समय अपने कमरे में कहीं बैठी उस बातचीत के बारे में सोच रही होगी?
पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा मन उसे बार बार फोन करने को हो रहा था और अपनी इस इच्छा को रोकना मुश्किल हो रहा था। लेकिन मुझे खुद को रोकना पड़ा, क्योंकि मैं बात को बिगाड़ना नहीं चाह रहा था, वह भी शुरुआत में ही एक ऐसा आदमी बनकर जो रात को 11 से न बजे उसे परेशान करे। नहीं, मैंने खुद से जोर से कहा। बत्ती बुझाई और बिस्तर पर चला गया। कमरे में अकेले मैं मुस्कुरा रहा था, किसी से बात नहीं कर रहा था और तरह तरह की भावनाएं मन में आ जा रही थीं। मैं सोया तो केवल इसीलिए कि किसी तरह वह रात गुजर जाए और एक नया दिन आए जिससे मैं उसकी खूबसूरत आवाज फिर से सुन सकूं। अगले दिन मैं उसके फोन का इंतजार करता रहा। हालांकि हमने ऐसा कुछ तय नहीं किया था कि वह मुझे फोन करेगी, लेकिन फिर भी मुझे अंदर से लग रहा था कि वह फोन करेगी। ऑफिस में 10 बजते बजते मैं बेचैन हो रहा था। मैं उसकी आवाज सुनना चाह रहा था, लेकिन साथ ही यह भी चाहता था कि वह मुझे फोन करे। हैप्पी ने लड़कियों के मामले में मुझे सफल होने का फंडा दिया था। उनको यह महसूस मत होने दो कि तुम उनके लिए पागल हो रहे हो। उनको कुछ समय दो और वे तुम्हारे पास आ जाएंगी। 11 बजे मुझे ऐसा लगा कि हैप्पी बेवकूफ था और आगे बढ़कर उसे SMS किया गुड मॉर्निंग। हालांकि इसके लिहाज से कुछ देर हो चुकी थी, लेकिन जब मुझे अपने SMS का कोई जवाब नहीं मिला तो मैं सोचने लगा कि आखिर असल बेवकूफ कौन था। उस दिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे अपने दिल की सुननी चाहे या अपने दिमाग की। दोनों मुझे एक दूसरे की दिशा में धकेल रहे थे। मेरा दिमाग मेरे अहम से कह रहा था वह अपने आप को क्या समझती है, जबकि मेरा दिल था कि अब भी उसकी आवाज सुनना चाहता था। आप इसे मेरी कमजोरी समझ लीजिए या अपने अहम को दबाने की मेरी कोशिश। मैंने वही किया जो दिल मुझसे कह रहा था और मैंने उसका नंबर डायल कर दिया। हे, हाय, कैसे हो? खुशी ने फोन उठाते हुए कहा। आपको गुड मॉर्निंग भेजने वाला भी वैसा ही जवाब चाहता है। मैं ठीक हूं। मैं ऑफिस जाने के रास्ते में उसका जवाब देने वाली थी। तुम्हारा मतलब है कि तुम अभी भी घर में ही हो? हाँ, असल में हम दोपहर की शिफ्ट में काम करते हैं, जिससे हम ऑस्ट्रेलिया के अपने क्लाइंट के साथ तालमेल रख सकें। मेरी टैक्सी बाहर खड़ी है, उसने भागते हुए कहा और अपनी माँ को बाएं कहा। मुझे दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ और टैक्सी में उसका अपने साथियों को हाय कहना सुनाई दिया। जब वह अंदर बैठ गई तो हमारी बातचीत फिर शुरू हो गई। तो क्या हाल है? मैंने पूछा। आज सुबह अभीदी यहाँ आई थी, उसने कहा। मुझे याद आया कि पिछली बातचीत के दौरान उसने कुछ नाम लिए थे, लेकिन मुझे याद नहीं रह गया था कि उनमें कौन कौन था। अम्मी दी, मैं फुसफुसाया और उस नाम को याद करने लगा। मेरी 3 बहनें और एक भाई हैं। मिशा दी सबसे बड़ी हैं और लुधियाना में रहती हैं। उनका एक बहुत प्यारा बच्चा है, दान, जो नर्सरी में पढ़ रहा है। अम्मी दी दूसरे नंबर की बहन है और उनकी भी शादी हो चुकी है। वह नोएडा में रहती हैं, जो हमारे घर से 1 घंटे की दूरी पर है। वो एक BPO में काम करती हैं। मेरा भाई दीपू मुझसे 2 साल छोटा है और असम में एक MNC में काम करता है। उनका तेल वगैरह का काम है। नीरू सबसे छोटी है, मेरी प्यारी छोटी बहन। उसने बिना इस शिकायत या सवाल के कि मैं इतनी जल्दी उनके बारे में कैसे भूल गया, अपने भाई बहनों के बारे में बताया। उसने बात जारी रखी। और इनके अलावा मम्मी और पापा हमारे साथ हैं, और तुम्हारे परिवार में तुम्हारे मम्मी और पापा हैं, और तुम्हारा छोटा भाई टिंकू भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है इन्फोसिस में, और उसका ऑफिस भी उसी बिल्डिंग में है। फ़र्क ये है कि उसका पहले माले पर है और तुम्हारा दूसरे माले पर। ठीक? ये मेरी याददाश्त पर उसका जैसे खामोश थप्पड़ था। उसे मेरे परिवार के बारे में सब कुछ याद था। मैं तो सुनकर केवल यही कह सकता था, हैं 10 में 10, और हंस पड़ता। लेकिन मैं अकेला हंसा। तो मैं ये कह रही थी कि अमीदी सुबह आई थी। अपनी नाइट शिफ्ट करने के बाद वह फरीदाबाद आ गई। वह सप्ताह में 1 या 2 बार आती हैं। उसका ये फ़ोन उसके पूरे परिवार को लेकर ही था। मुझे 2 और लोगों के बारे में पता चला, मीशा दी के पति देविंदर जीजू और अमी दी के पति पुष्कर। पुष्कर और अमी दी एक ही कंपनी में काम करते थे और दोनों को प्यार हो गया, जो खुशी की दीदी को अच्छा नहीं लगा था। उनको जिन मुश्किलों का सामना करना पड़ा वो किसी मुंबईया सिनेमा से अलग नहीं थे। पुष्कर हिंदू थे, जबकि अम्मी दी सिख परिवार की। पुष्कर को शराब और मौस मछली से परहेज नहीं था,
जबकि खुशी के परिवार में इनकी सख्त मनाही थी। फिर भी जैसा कि हमने उन फिल्मों में देखा है, अंत में प्यार की ही जीत होती है, और इस मामले में भी वही हुआ। खुशी के परिवार में नई पीढ़ी के लोगों ने अपने पापा को इस बात के लिए मना लिया कि वे शादी के लिए हामी भर दें। उसी फोन के दौरान खुशी ने यह भी बताया कि वह ऑफिस से रात में 9 बजे निकलती है और घर 11 बजे पहुंचती है, जिसका मतलब यह हुआ कि वह काफी देर तक जगी रहती थी और मैं उसे वैसे हालात में देर रात में भी फोन कर सकता हूं, जैसा कि पिछली रात महसूस हो रहा था। इस तरह हमने एक दूसरे से फोन पर बातचीत करनी शुरू कर दी, एक दूसरे को SMS करते, यहां तक कि रात में सोने से पहले एक दूसरे को गुड नाइट भी कहते। लेकिन अपनी शुरुआती बातचीत के दौरान हमने उस विषय को लेकर एकदम बात नहीं की जिसको लेकर हमारी बातचीत शुरू हुई थी, शादी। लेकिन उसने तब इसकी शुरुआत भी की जब एक दिन मैंने अपने फोटो का एल्बम भेजा। उन्हें मैंने बेल्जियम में अपने दोस्तों के साथ खिंचवाया था। मैंने देखा एक फोटो के नीचे लिखा हुआ था, दोस्तों के साथ रेड वाइन पीते हुए। उसने कहा, अरे हाँ, वह बेल्जियम की एक मस्ती भरी शाम थी। तो तुम पीते हो? अहो, लेकिन कभी कभार, कभी 2-3 महीने में, तो कभी 6 महीने में। मैं केवल तभी पीता हूं जब मैं दोस्तों के साथ होता हूं और जब वे साथ देने के लिए कहते हैं। मैंने सहज ढंग से जवाब दिया, पता नहीं तुमको यह कैसा लगे, लेकिन मैं हमेशा से चाहती थी कि जो मेरा जीवन साथी हो वह इन सब चीजों से दूर रहे। और मैंने अपने आप से पूछा, तो क्या वह यह कह रही है कि वह किसी और को देखने का इरादा कर रही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन एक बात तो पक्का हुआ कि आखिरकार हम शादी के बारे में बात करने लगे। उसने आगे कहा, देखो, हर आदमी की अपनी पसंद नापसंद होती है। जब हम शादी की बात करते हैं तो यह एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना होता है, यह विश्वास का नाता होता है, कुछ समझौते और भी बहुत कुछ। और अगर तुम मेरे जीवन साथी बनने वाले हो तो मैं तुमसे बड़ी शिद्दत से एक बात कहती हूं कि शराब को छोड़ दो। हम दोनों में से पहले उसने ही कहा कि अगर तुम मेरे जीवन साथी बनने वाले हो, और उसकी आवाज में शब्द इतने अलग लग रहे थे, इतने जादुई लग रहे थे। और जाहिर है यह उसके शब्दों का ही असर था कि जिसने मेरी चेतना पर असर किया, और मैं कह उठा, यह एक भले आदमी का वादा है। अगर तुम मेरी जीवन संगिनी बनने वाली हो तो मैं तब तक शराब नहीं पीऊंगा जब तक कि तुम इसकी इजाजत नहीं दो। और यह बात मैं दिल से कह रहा हूं। मैं वहीं नहीं रुका, बल्कि आगे कहता रहा, मैं इसीलिए ऐसा कर सकता हूं क्योंकि मैं शराब का आदी नहीं हूं। लेकिन मैं यह भी मानता हूं कि अगर कोई 100 दिनों में एक बार शराब पिए तो मैं उसको बुरा नहीं मानता, वह भी केवल दोस्तों का साथ देने के लिए। उस पर भी मैंने कभी इतनी नहीं पी कि मैं अपना सुध बुद्ध ही खो बैठूं। फिर भी अगर यह बात मेरे और मेरे जीवन साथी के बीच किसी समस्या का कारण बनती हो तो मैं इसे खुशी खुशी छोड़ दूंगा। और वादे रखने के लिए किए जाते हैं, उसने कहा, और शायद वह मुस्कुराई भी। बिल्कुल, मेरे अंदर का सज्जन अब भी बात कर रहा था। लेकिन जिस दिन मुझे पूरी तरह से जान जाओगी, 6 महीने बाद या 10 या शायद 1 साल बाद या शायद उससे भी अधिक दिन बाद, फिर तुमको अगर लगे कि मेरे मामले में शराब पीना कोई बुरी बात नहीं है, तब तुमको मुझे अपने दोस्तों के साथ शराब पीने की मंजूरी देनी होगी। लेकिन फिर से एक बात कह दूं कि मैं तुम्हारे ऊपर ऐसा कहने के लिए कोई दबाव नहीं डालूंगा। ये हमारी कहानी का एक और मुकाम था, और इसके बाद से उसे मुझसे बातें करना और अच्छा लगने लगा। मुझे भी अच्छा लगने लगा, क्योंकि यह उसे जो अच्छा लग रहा था। 3 चीजों में से दूसरी, धन, औरत, और तीसरी चीज मैं अब भी याद नहीं कर सकता। चीज ऐसी है जो दुनिया में कुछ भी करवा सकती है। वह मुझसे क्या करवा रही है, मैं तब यह नहीं जानता था, अब भी यह नहीं जानता हूं। मुझे केवल एक चीज परेशान कर रही थी, मैं हैप्पी और MP से तब क्या कहूंगा जब अपनी अगली मुलाकात में हम रेड वाइन लेकर साथ बैठेंगे। दोस्तों, प्लीज मुझे माफ करो, क्योंकि मैं ही शराब पीनी बंद कर दी है, क्योंकि मैंने एक लड़की से वादा किया है जिससे मैंने पिछले 1 हफ्ते से केवल फोन पर बात की है। हाँ, केवल 1 सप्ताह। हमारे साथ साथ गुजारे गए अनेक बरसों के बरक्स महज 1 हफ्ता। मैं तब यह नहीं जानता था कि मेरे लिए वह वादा अच्छा था या बुरा, लेकिन अच्छी बात यह थी कि हमने आपस में विश्वास और समझ बनाई थी। और यह तो महज शुरुआत थी। यह मुश्किल तो था, लेकिन मेरे अंदर कुछ था
जो उसे और अधिक चाहने लगा था, काफी अधिक, हमेशा के लिए। क्या तुमने अपने मम्मी पापा से अभी तक बात नहीं की है? शोना, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम अब तक कर लोगे। अगर आपको आश्चर्य हो रहा हो कि यह नया कैरेक्टर शोना कौन है, तो वह मैं हूं। और जो मुझसे चिल्ला चिल्ला कर यह सवाल पूछ रही है, वह मेरी खुशी है। हाँ, अब वो मेरी हो चुकी है। हमें प्यार हो गया है। पहली बार तो सुनकर अजीब लगता है ना? तो क्या यह तब हुआ जब हम कॉलेज में साथ साथ पढ़ रहे थे? बिल्कुल नहीं। मैं तो उससे 1000 मील दूर था। क्या वह पहली नजर का प्यार था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने तब तक एक दूसरे को देखा तक नहीं था। जब इस तरह के सवाल मेरे दोस्त मुझसे पूछेंगे, तब मैं उनको यह जवाब दूंगा। कुछ गंदे किस्म के सवाल भी थे, जिन्हें फिलहाल आप नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन सबका आखिरी सवाल एक ही था। क्या तुम पागल हो गए हो? मुझे पता नहीं है। फिर भी किसी ऐसे आदमी से प्यार करना जिससे आप मिले भी नहीं हो, अपने आप में पागलपन ही है। और उससे एक दिन शादी करने का फैसला करना उससे भी बड़ा पागलपन। कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे इस तरह से प्यार होने वाला है। ईमानदारी से कहूं तो मैंने कभी यह भी नहीं सोचा था कि मुझे प्यार भी होने वाला है। लेकिन अब मैं काफी बदल चुका था, और मैं वही आदमी नहीं रह गया था जो मैं कुछ समय पहले तक था। मुझ में और मेरे आसपास काफी कुछ बदल चुका था। केवल उसको फोन करने के लिए मैं अपने दोस्तों से बातचीत बीच में छोड़ने लगा था। मैं कम सोने लगा था और अधिक बातें करने लगा था। मेरे महीने के खर्चे में मेरे फोन का बिल सबसे ऊपर आ गया था। उसने घर के किराए को बहुत पीछे छोड़ दिया था। मैं अब प्रेमी जोड़ों को ध्यान से देखने लगा था। वे जिस तरह से बागों में बैठते थे, जिस तरह हाथों में हाथ डालते, जिस तरह से कोई लड़की अपने बॉयफ्रेंड को मोटरसाइकिल पर बैठकर पकड़ती, मैं इस बात को लेकर परेशान रहने लगा था कि मैं कैसा लगता है। ऑन ऑर्कुट पर मैंने अपना स्टेटस सिंगल से कमिटेड में बदल दिया था। इंटरनेट पर मैं उसके नाम का पासवर्ड बनाने लगा था। ऑफिस में बैठा बैठा बिना किसी बात के मैं मुस्कुराने लगता था। प्यार फिजाओं में था। हमारी कहानी बहुत अलग सी थी। 21वीं शताब्दी की एक प्रेम कहानी, जिसकी बुनियाद में आधुनिक संसार के गैजेट थे। ग्राहम बेल का शुक्रिया कि उन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया, जिसने उससे बात करने में, उसे अच्छी तरह से जानने में मेरी मदद की और आखिरकार उसके प्यार में पड़ने में मदद की। शुक्रिया इंटरनेट का, शादी, कॉम जैसी साइटों का, जिन्होंने उसे ढूंढने में मेरी मदद की। इस हाईटेक प्यार के दौरान मैंने पाया कि मैं सच्चा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। इस तरह का प्यार अच्छा था या बुरा, इसके बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि हम तो उसमें पहले ही पड़ चुके थे। अब उस बात पर आते हैं जिसके लिए वह मेरे ऊपर चिल्ला रही थी, क्योंकि मैंने वादा तोड़ा था। नहीं, शराब पीने वाला नहीं, कोई और। उसका परिवार मुझे तब से जानता था जब उसने मुझे पहली बार फोन किया था, लेकिन मेरी तरफ से ऐसा नहीं था। मेरे घर के लोग उसके बारे में अब तक नहीं जानते थे, बल्कि वे तो यह भी नहीं जानते थे कि उनके बेटे का प्रोफाइल विवाह संबंधी किसी वेबसाइट पर है। स्वाभाविक है, वह इस बात को लेकर चिंतित थी। वह भी तब जब हमने अपने भाग्य का फैसला कर लिया था। इस बात को लेकर उसके सवाल रोज बढ़ रहे थे। धीरे धीरे इसी बात को लेकर वह असहज महसूस करने लगी। इसलिए 1 सप्ताह पहले मैंने उससे वादा किया कि मैं अगले वीकेंड अपने घर वालों से इस संबंध में बात करूंगा, लेकिन दुर्भाग्य से मैं कर नहीं पाया, क्योंकि वीकेंड में IMS की परीक्षा थी। IMS, यह हम दोनों के बीच एक और समानता थी। हम दोनों MBA की तैयारी कर रहे थे और अपने अपने शहरों में हमने उसकी तैयारी के लिए एक ही इंस्टीट्यूट के सेंटर्स में नाम लिखवाया था। मैं पिछले वीकेंड बुर्ला नहीं जा पाया, क्योंकि मुझे IMS में क्लास टेस्ट देना था। मैंने उसको शांत करने की कोशिश की, लेकिन तुमने मुझसे वादा किया था शोना। वह चिल्लाने वाली लड़की अब इमोशनल हो रही थी। उसने उस नाम से मुझे मार डाला। वह मुझे अलग अलग नामों से बुलाती थी और उनमें सबसे अच्छा नाम था शोना। और वह जिस तरह से कहती थी वह मुझे बहुत पसंद था, इतने प्यार और गर्मजोशी से। इस वीकेंड पक्का, इससे ज़रूरी कोई काम नहीं है मेरे पास, मैंने उससे कहा, और मेरी शोनिमोनी फिर से खुश हो गई। शोनिमोनी, मैंने उसे यह नाम दिया था प्यारी और मीठी के लिए पंजाबी शब्द, शोना का स्त्रीलिंग। अगला वीकेंड आ गया और मैं परेशान था।
मुझे अपने घर वालों से जाकर अपनी शादी की बात करनी थी। ये सुनकर वे खुश हो जाते। मैंने चालाकी से अपने छोटे भाई टिंकू को बुडला जाने से पहले वाली रात विश्वास में लिया। वह इस बात को पहले से जानता था कि मेरे और किसी लड़की के बीच कुछ चल रहा था। देर रात को जो मैं फ़ोन करता था उससे यह बात उसके लिए साफ हो गई थी, लेकिन उसने इस बात की कभी कल्पना नहीं की थी कि इस सब की शुरुआत शादी ब्याह की एक वेबसाइट से हुई होगी। उसका बड़ा भाई होने के नाते मैंने उसके सामने इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं छोड़ा कि जब मैं मम्मी पापा से इसके बारे में बात करूं तो वह मेरी तरफदारी करे। जब से हम बुडला के अपने घर आए थे, मैं अजीब अजीब तरह की हरकतें कर रहा था। इधर से उधर घूमता हुआ कोशिश कर रहा था कि किस तरह से उस विषय को उठाऊं। सही समय का इंतजार कर रहा था, लेकिन मैं यह नहीं समझ पा रहा था कि सही समय कौन सा हो। मैं बहुत अधिक सोच रहा था, उससे कहीं अधिक जितना मेरा दिमाग सोचा करता था। क्या मुझे अभी कह देना चाहिए या 15 मिनट और ठहर जाऊं? लेकिन 150 मिनट बीतने के बाद भी मैं इंतजार ही कर रहा था। जैसे ही मैं कुछ कहने को होता कि कुछ हो जाता, फ़ोन की घंटी बज जाती, कोई दरवाज़ा खटखटाने लगता, और अगर नहीं कुछ तो प्रेशर कुकर की सीटी मम्मी को वापस किचन में बुला लेती। लेकिन जिस समय इस तरह की कोई बात नहीं हुई, उस समय भी मैं अपना मुंह नहीं खोल सका। इस बार मैंने बात नहीं की तो वह रो देगी, मैंने अपने आप से कहा। दिन के खाने के बाद मैंने इस संदिग्ध बातचीत की शुरुआत करने की हिम्मत किसी तरह जुटाई। वैसे तो मुझे लगा कि यह बात काफ़ी अजीब है कि मैं अपने मम्मी पापा से पूछें कि वे किस तरह मिले और कैसे उनकी शादी हुई, लेकिन मुझे इस विषय पर चर्चा शुरू करने का इससे कोई बेहतर तरीका नहीं सूझा। मम्मा, एक बात बताइए, आप दोनों किस तरह एक दूसरे से मिले और कैसे आप लोगों की शादी हुई? मैंने पूछा। मम्मी पापा ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर मेरी ओर देखा और मुस्कुराने लगे। माँ बाप स्मार्ट होते हैं और हम यह नहीं जानते कि वे इस बात को जानते हैं कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। उन्होंने शायद बहुत आसानी से यह पढ़ लिया कि मेरे माथे पर क्या लिखा हुआ चमक रहा था। फिर भी उन्होंने पूरी कहानी सुनाई और जैसे ही कहानी खत्म हुई, मम्मा ने पूछा, तो तुम्हारी शुरुआत किस तरह हुई? मुझे लगा मानो मुझे अपना चेहरा कुशन में छिपा लेना चाहिए या कहना चाहिए, मेरी कोई कहानी है ही नहीं। लेकिन उससे पहले मेरे दिमाग ने मुझसे गुस्से में कहा, अब बोलो भी, बेवकूफ़ कहीं के। और सौभाग्य से मैंने अपनी दबी छिपी हिम्मत जुटाई और अपनी अब तक की कहानी उनको सुनाई। मैंने उनको उसका फ़ोटो भी दिखाया। मैं सोच रहा था कि मेरे मम्मी पापा तरह तरह के सवाल करेंगे, लेकिन मुझे आश्चर्य यह हुआ कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि टिंकू ने मुझसे उन लोगों से ज़्यादा सवाल पूछे। मम्मी खुश थीं कि आखिरकार उनका बेटा शादी के बारे में सोच तो रहा है। डैडी इसलिए खुश थे कि वे अपने बेटे की पसंद की लड़की ढूंढने की जद्दोजहद से बच गए। वे राहत महसूस कर रहे थे, लेकिन ऊपर से चालाकी दिखाने की कोशिश कर रहे थे। मैं खुश था क्योंकि मैंने आखिरकार सबके सामने अपने दिल की बात कह डाली थी, और टिंकू सबकी प्रतिक्रियाओं को ध्यान से देख रहा था। वह जल्दी से प्रभावित नहीं होता। उसकी इस बात को मैं पसंद भी करता हूँ और नापसंद भी। मम्मी पापा ने 2-1 सवाल पूछे, जिनका जवाब मैंने पूरे आत्मविश्वास से दिया, और बस हो गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी मुश्किल बाधा इतनी जल्दी पार हो जाएगी। लेकिन जब इतवार की रात हम भुवनेश्वर के लिए निकल रहे थे, तो बस स्टॉप पर डैड ने कहा, हम लोग इसके बारे में सोचेंगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि तुम शादी को लेकर गंभीर हो रहे हो। कोई बात नहीं, मैं आपकी बात समझता हूँ, मैंने उनसे कहा। हालांकि मन ही मन में यह सोच रहा था, परवाह कौन करता है डैड। सोमवार की सुबह मैं भुवनेश्वर के अपने घर पहुंचा। बिस्तर पर पसरते हुए मैंने खुशी को फ़ोन किया। मिशन पूरा हो गया, मैंने उसे जगाते हुए कहा। उन 2 शब्दों से वह सब कुछ समझ गई, और बदले में मुझे क्या मिला? खूब सारे चुंबन। बाद वाले तो भरपूर थे। वह पहला दिन था जब उसने फ़ोन पर मेरा चुंबन लिया। अरे, इतनी ज़ोर से? आसपास कोई है नहीं हो? मैंने पूछा। उसने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, पर कहा, मेरा मन हो रहा है कि अभी तुमको मैं अपने बिस्तर पर खींच कर ले आऊं और पागलों की तरह किस करूं। वाह, वह कितना खुश और अच्छा महसूस कर रही थी यह जानकर कि मैंने उसके बारे में अपने परिवार वालों को बता दिया।
हमारी प्रेम कहानी का एक और पड़ाव पार हो गया था। दोनों परिवार हमारी कहानी के बारे में अब जानने लगे थे और हमेशा की तरह मैं इसलिए खुश महसूस कर रहा था क्योंकि मेरी शोनी मोनी खुश थी। लेकिन जैसा कि कहा गया है कि प्रेम में सभी भावनाओं का मेल होता है। जल्दी ही एक शाम आई जब मैंने उसे रुला दिया और फिर मैं भी रोया, क्योंकि वह जो रो रही थी वह एक और वीकेंड था और मैं बुड़ला में था। बाहर बरामदे में बैठा पड़ रहा था। मैं अपने आप से बहुत चिढ़ा हुआ था क्योंकि मैंने अपने आप जो परीक्षा ली थी उसमें मैंने बहुत बुरा किया था। मैं अगले पैसेज की ओर बढ़ने ही वाला था कि उसका फोन आया। हाय, मैंने बुझी हुई आवाज में कहा। मेरा बेबी क्या कर रहा है? उसने पूछा। मुझे यह बहुत अच्छा लगता था जब वह इस तरह से बात करती थी, जब वह मुझे अपनी प्यारी आवाज में बेबी बुलाती थी। उसमें इतना अपनापन लगता था मानो उसने मेरी देखभाल की सारी जिम्मेदारी ले ली हो। आरसी, तुम्हारे बेबी की जान ले रहा है और मेरा मूड बहुत खराब है। फिर कुछ देर मुझसे बातें कर लो, तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। नहीं डियर, मैं एक नया पैसेज शुरू करने वाला हूं और इस बार अच्छा स्कोर कहना चाहता हूं। मेरा मूड उसी से बदलेगा। क्या हम रात में बात कर सकते हैं प्लीज? ओके, बाद में बात करते हैं। लेकिन फोन रखने से पहले एक अच्छी बात तो कह दो। खुशी की अनेक खासियतें थीं, छोटी छोटी बातें जो उसके लिए मायने रखती थीं, जैसे यह कि फोन रखने से पहले एक अच्छी बात सुनना। मुझे ज्यादातर समय तो अच्छा लगता था जब तक मैं बहुत थका नहीं होता। खुशी, प्लीज इस बात को समझो, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। मैं इस समय कुछ अच्छा नहीं सोच सकता। मैं आज रात में तुमसे 2 अच्छी बातें करूंगा, ठीक? ओके, तुम अपना ध्यान रखना। बाय। बाय नहीं, सी यू। उसने मुझे फिर से सही किया। अरे हाँ, सी यू। और मैंने फोन रख दिया। अभी भी मेरा मूड खराब था। मुश्किल से 15 मिनट हुए होंगे कि मेरा सेल फोन फिर से बजने लगा। वही थी। अब क्या? मेरी आवाज कुछ तेज हो गई। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें पहले क्यों फोन किया था? ओहो, क्यों? मैं चिढ़ गया था क्योंकि यहां बारिश हो रही है और मेरा मन हो रहा है कि तुम्हारा हाथ पकड़कर बारिश में डांस करूं। खुशी, मेरी आवाज तेज हो गई। ओके बाबा, सॉरी, बाद में बात करते हैं, उसने बड़ी मासूमियत से कहा। वह फोन रखने ही वाली थी कि मुझे लगा कि मैंने उसके साथ कितना बुरा व्यवहार किया और मैंने कहा, अरे सुनो, हम कुछ देर बात कर सकते हैं। मैं इस आरसी से थोड़ी देर ब्रेक लेना चाहता हूं। और वह फिर से खुश हो गई। कुछ ही देर में हमारी बातचीत बारिश से हटकर हमारे वादों की ओर चल पड़ी। वे बातें जो हम स्वीकार करना चाहते थे और वे बातें जो हम एक दूसरे के लिए छोड़ देना चाहते थे। शराब तब तक नहीं जब तक कि वह उसको लेकर सहज न हो जाए। खुद को शाकाहारी माहौल के लिए तैयार करना तथा इसी तरह की कुछ और बातें मेरे मन में थीं। मुझसे और मेरे परिवार से पंजाबी में बात करना सबसे महत्वपूर्ण बात थी जो मैंने उसके सामने रखी। उसका परिवार हिंदी में बात करता है और वह उसी माहौल में बड़ी हुई है, जबकि मेरे कान उस भाषा को बुरी तरह सुनना चाहते थे जिसके माहौल में मैं पला बढ़ा था। हालांकि हमने एक दूसरे पर कुछ भी थोपा नहीं था। आखिर हमें जीवन भर साथ जो रहना था। उस शाम मैंने उससे शरारत में पूछा, तुमको पंजाबी में बात करना बुरा तो नहीं लगेगा? तुमने अभी तक कभी मेरी यह इच्छा पूरी नहीं की है, या तुम शादी के बाद ऐसा करने वाली हो? और अगर मैं कहूं कि मैं शादी के बाद भी नहीं करूंगी तो तुम क्या करोगे? उसने मुझे छेड़ा और हंसने लगी। मैंने कल्पना की कि वह अपने बिस्तर से कूदकर खिड़की तक गई होगी और वहां उसने बारिश की कुछ बूंदों को छुआ होगा। फिर मैं तुमको फरीदाबाद तुम्हारे घर ले जाऊंगा और वहीं छोड़ दूंगा। उसने सिर्फ इतना कहा। शोना, मैं उसकी खिड़की से बाहर बारिश की आवाज सुन सकता था। मुझे महसूस हुआ कि मैं ये क्या कह गया। मेरा ये मजाकिया अंदाज बुरी तरह से फेल हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या कहूं। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, उसने कहा, शोना, तुम अपना पैसेज बनाओ, बाद में बात करते हैं। और उसने चुपचाप फोन रख दिया। यह कुछ ऐसा था जो इससे पहले कभी नहीं किया था। मुझे बहुत बुरा लगा। याद आया कि उसकी छेड़छाड़ पर मैंने किस तरह जवाब दिया था। न तो मैं उसे फोन करके यह कह सकता था कि मेरे कहने का मतलब वह नहीं था जो उसने समझा, न ही मैं आरसी के अगले पैसेज पर ध्यान लगा पा रहा था।
अगले पैसेज के मैंने जो जवाब बनाए वे सब गलत निकले। उस शाम करीब 7 बजे मैंने अपनी बाइक निकाली और पास के एटीएम तक कुछ पैसे निकालने गया ताकि भुवनेश्वर वापसी का टिकट खरीद सके। बूंदाबांदी होने लगी, मौसम की पहली बारिश। अब मैं समझ सकता था कि उसे उस समय कैसा लग रहा होगा जब उसने मुझे पहले फ़ोन किया था। मैं एटीएम के सामने की लाइन से निकल आया और मैंने उसका नंबर मिलाया। हेलो, उसने कहा। उसकी आवाज़ कौप रही थी। खुशी, मैंने कहा। हाँ, शोना, उसने तुरंत जवाब दिया। फिर मुझे सिसकने की आवाज़ सुनाई दी, जो किसी के लिए भी यह समझने के लिए काफ़ी थी कि वह रो रही थी। मैंने एक पल के लिए कुछ भी नहीं कहा, जिस बीच उसके आंसू बहते रहे। हे डियर, प्लीज़ मत रो। मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुमसे इतनी बुरी बात की। वह ज़ोर ज़ोर से सिसकने लगी और मैं उस लड़की के लिए शर्मिंदा महसूस करने लगा जो मेरा हाथ थामकर बारिश में डांस करना चाहती थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया हो कि मैंने धरती की सबसे प्यारी लड़की को रुला दिया, उस लड़की को जो बस मेरे ही लिए बनी है। मैं ऐसा कैसे कर पाया? मैंने सामने की दीवार पर जोर से मारा। लाइन में खड़े लोग मुझे देखने लगे। मैं उस सड़क की ओर चल पड़ा जहां रोशनी नहीं थी। मुझे माफ़ कर दो खुशी, सॉरी। मेरी बेवकूफ़ी के कारण तुम रो मत। खामोशी। मुझसे बात करो डियर, कुछ तो कहो। मुझे जो चाहे सज़ा दो, लेकिन भगवान के लिए मुझसे बात करो, कहकर मैं भी रोने लगा। कुछ देर बाद वह किसी तरह कह पाई, शोना, तुम अभी तो मुझे अपने घर भी नहीं ले गए और तुम मुझे वापस भेजने की बात कर रहे हो। उसके इस मासूम सवाल ने मुझे खामोश कर दिया। वह रो रही थी, मैं रो रहा था और हमारे साथ आसमान भी रो रहा था। तेज बारिश होने लगी। तुम्हें तो कहने में बस 1 सेकंड लगा, लेकिन मैं तो एक लड़की हूं। मैं अपने मम्मी पापा, अपने भाई बहनों को छोड़ रही हूं, जिनके साथ मैंने अब तक का अपना जीवन जिया है, अपने घर को जिसकी बहुत सारी यादें हैं, सिर्फ तुम्हारी होने के लिए। और तुमने कहा कि तुम मुझे छोड़ दोगे। मैं पागल हूं, गंदा हूं। सड़क के किनारे एक पेड़ पर हाथ मारते हुए बारिश में जोर जोर से रोता हुआ मैं चिल्लाया। मुझे इसकी भी परवाह नहीं थी कि कोई मुझे देख लेगा। तेज आवाज के साथ बारिश हो रही थी और मैं पोल को जोर जोर से मार रहा था और रो रहा था। मुझे जरूर कुछ हो गया है। मैं इस तरह से तो कभी नहीं रोया। और शायद यह लड़कियों का स्वभाव होता है कि वे औरों को रोने से रोकती हैं। तो उसने वह किया जो मुझे उसके लिए करना चाहिए था। उसने पहले मेरे आंसू पोंछे। शोना, शोना, मुझे तुम्हारे रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है। प्लीज़ मत रो, प्लीज़। देखो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ और चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हारी हूँ, सिर्फ तुम्हारी। और मैं अब भी तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम मुझे खुश देखना चाहते हो तो प्लीज़ मत रो डियर। टूटा हुआ दिल उसको दिलासा दे रहा था जिसने उसे तोड़ा था। कुछ देर बाद उसने मुझे हंसाया भी। फिर मैंने कहा, मुझे माफ़ कर दो और मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। शोना, जानते हो, तुम्हारी तरह मैं भी अपने परिवार के साथ हमेशा रहना चाहती हूँ, लेकिन जिस तरह का हमारा समाज है, संस्कृति है, मुझे उन सब को छोड़ना पड़ेगा। और मैं ऐसा करूँगी क्योंकि मैं तुझमें प्यार करती हूँ और वह आदमी जिसे मैं सबसे अधिक पाना चाहती हूँ, जो मेरा ध्यान रखे, वह तुम हो। मैं जानता हूँ डियर, मैं ये बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मुझे पता नहीं कैसे मैं ऐसी बात कह गया। मैंने दिल से ऐसा महसूस नहीं किया था। तुम्हें पूरा हक है मुझे सज़ा देने का। सज़ा? उसने प्यारी आवाज़ में पूछा। हाँ, वह कुछ भी हो सकता है, मैंने कहा। तुम कहाँ हो? उसने पूछा और मुझे महसूस हुआ कि उसकी आवाज़ बेहतर हो रही है। मैं एटीएम से पैसे निकलने आया था। ये घर से 2 ब्लॉक आगे है। क्या एटीएम पर और लोग हैं? हाँ, यहाँ लंबी लाइन लगी है। तुम लाइन में लग जाओ। क्यों? तुम जाओ वहाँ, ये तुम्हारी सज़ा का हिस्सा है। ठीक है, मैंने कहा और वापस चला गया। हाँ, मैं वहाँ आ गया। ओके, अब मुझे 5 किस दो। क्या? शोना, उसने थोड़ी सख्ती से कहा, मुझे याद दिलाने के लिए कि मैं इनकार नहीं कर सकता। मैंने उसे रुलाया था और अब मुझे उसकी चाहत पूरी करनी थी। मैंने आसपास के लोगों पर से अपना ध्यान हटाया और फ़ोन पर उसे 5 जोरदार किस दी। मैं लाइन में दूसरा आदमी था और मैंने अपना सिर झुका लिया ताकि मैं उन चौंकी हुई निगाहों से बच सकूं जो मुझे घूर रही थीं।
ये शर्मा देने वाली बात थी, लेकिन वह हंसने लगी और अपनी शर्म के बावजूद मैं खुश था कि मैंने उसे फिर से हंसा दिया। साथ ही मैं एक लड़की की हालत को समझ सकता था। उसे अपने सपनों के आदमी के लिए जिस तरह की कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, उस आदमी और उसके परिवार को अपनाने के लिए वह अपने जीवन में हासिल सारी चीज़ों को छोड़ देती है। मैंने अपने आप से पूछा कि अगर मुझे अपने परिवार को उसके लिए छोड़ना पड़ा होता तो कैसा महसूस होता। क्या मैं अपने परिवार को छोड़ने के बारे में सोच भी सकता हूं? लड़कियों किस तरह ऐसा कर पाती हैं, और सबसे बढ़कर केवल उनको ही ऐसा क्यों करना पड़ता है? मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। समय के साथ खुशी ने मुझे इस तरह के कई पाठ पढ़ाए। धीरे धीरे वह मुझे और मेरी सोच को बदल रही थी। उस शाम मैंने पैसे नहीं निकाले, क्योंकि अगले ही पल मैंने देखा कि मुझसे ठीक आगे मेरा एक पड़ोसी लाइन में खड़ा था। उसके चेहरे से साफ था कि उसने मुझे फोन पर किस करते हुए पकड़ लिया था। आधी रात है, अगस्त का आखिरी शनिवार। मैं फिल्म देखकर घर लौटा हूं। दोपहर में खुशी और मेरी लड़ाई हुई थी। इसकी वजह से हमारी बात बंद थी और मैं ये सहन नहीं कर सकता था कि मेरी उससे बात नहीं हो रही है। इसलिए मैं ये सोचकर सिनेमा देखने चला गया कि इससे मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब और सहन नहीं कर पाया तो मैंने उसे आधी रात में फ़ोन किया। उसने हंसते हुए फ़ोन उठाया। तब मुझे समझ में आया कि मैंने जो कड़ी बातें कही थीं उनके ऊपर कायम नहीं रह पाया। मैंने कहा था कि मैं अपनी तरफ से उससे बात शुरू नहीं करूंगा। कुछ ही देर में मैं भी उसके साथ हंसने लगा। हम अब नहीं लड़ रहे थे। कुछ देर बाद उसने कुछ ऐसा कहा जो मेरे दिल को छू गया। शोना बाद के जीवन के लिए एक नियम बना लेते हैं। अगर हम घर पर साथ हुए तो हम एक ही प्लेट में खाना खाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे उस दिन हमारी कितनी ही भयानक लड़ाई हुई हो सकता है हम एक दूसरे से बातचीत नहीं करें, लेकिन साथ बैठकर अपने हिस्से की रोटी का टुकड़ा तोड़ते हुए जब हमारे हाथ एक दूसरे को महसूस करेंगे तो इससे हमारा गुस्सा शांत हो जाएगा, है ना? वह अक्टूबर की शुरुआत थी। हमें एक दूसरे को जानते हुए करीब 3 महीने हो चुके थे। इस बीच में उसके पूरे परिवार से बात कर चुका था और वह मेरे पूरे परिवार से। असल में वह मेरी माँ की अच्छी दोस्त बन चुकी थी। माँ हमेशा चाहती थी कि उनकी एक बेटी हो। धीरे धीरे वह खुशी के साथ अपना सुख दुख बांटने लगी। वह उससे मेरे बचपन, मेरे स्वभाव, मेरी पसंद नापसंद को लेकर, इन बातों को लेकर जिनसे मुझे गुस्सा आता था, उससे बातें करती थीं। वह इस परिवार में अपने जीवन के बारे में भी बातें करती थीं। उस परिवार में जिसमें पुरुषों की संख्या महिलाओं से 3 गुना थी और जहां दुर्भाग्य से बहुमत का राज चलता था। मेरी माँ के बारे में कुछ बातें ऐसी थीं जो मैं पहले नहीं जानता था, लेकिन खुशी ने मुझे वे बातें बताई। किसी भी बेटे की तरह मैं भी अपनी माँ को प्यार करता हूँ, लेकिन मुश्किल यह है कि हमें पता ही नहीं चला कि हम कब इस पुरुष आधारित समाज का हिस्सा हो गए। खुशी मुझे औरतों के स्वभाव के बारे में, उनकी उम्मीदों के बारे में समझाती थी। वह मुझे बताती कि जब मैं वीकेंड में घर जाऊं तो मुझे उनके लिए क्या करना चाहिए। वह मुझे टिप्स दिया करती थी। कभी कभी अगर मैं उनको भूल जाता था तो वह मुझ पर चिल्लाने भी लगती थी। तब मुझे खुश होने की एक और वजह मिल जाती थी कि खुशी रिश्तों की अहमियत को समझती थी। वह परिवार और उसका ध्यान रखने के महत्व को समझती थी। मैंने उसे एक और जिम्मेदारी यह दे रखी थी कि वह मुझे 10 बजे के बाद न तो फ़ोन करे, और अगर मैं उसके बाद फ़ोन करूँगा तो वह मुझसे बात नहीं करे। कारण यह था कि कैट की परीक्षा पास आ गई थी और मैं 3-4 घंटे रोज़ उसकी तैयारी में लगाना चाहता था। तो हमने बेमन से ही सही, लेकिन यह शपथ ली, जब तक कैट की परीक्षा नहीं हो जाती तब तक हम 10 बजे रात के बाद एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। मैंने कहा, और यह नियम केवल सोमवार से शुक्रवार तक के लिए ही होगा। उसने अपनी बात जोड़ी। वीकेंड में हमारे पास तैयारी के लिए पर्याप्त समय होता, इसलिए हमें एक दूसरे से बात नहीं करके अपने जीवन को मुश्किल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक है बाबा, अब मेरे साथ दोहराओ, मैंने कहा। भगवान के नाम पर मैं रुका ताकि वह उसे दोहराए। भगवान के नाम पर मेरा शीना और मैं, खुशी। और मुझे इतना अच्छा लगा कि उसने अपने बयान में मेरा शोना कहा। ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए अंदर से मेरा मन हो रहा था कि उसे एक बार और किस कर लूं।
ऊपर से मैं अपनी शपथ के साथ चालू रहा। शपथ लेते हैं कि हम लोग सप्ताह के दिनों में 10 बजे के बाद एक दूसरे को तब तक फ़ोन नहीं करेंगे जब तक कोई इमरजेंसी ना हो। हम लोग सप्ताह के दिनों में 10 बजे के बाद एक दूसरे को तब तक फ़ोन नहीं करेंगे जब तक कोई इमरजेंसी ना हो, और कोई इमरजेंसी ना हो और मुझे अगर नींद नहीं आ रही हो तो मैं केवल 5 मिनट के लिए फ़ोन करूंगी। उसने अपनी तरफ से जोड़ा। ये क्या है? मैंने पूछा और हंसने लगा। मैं उसके लिए अपने प्यार को रोक नहीं पाया और मैंने उसे किस कर लिया। एक के बाद एक वे किस मोबाइल टावर और सैटेलाइटों को पार करते हुए उस तक पहुंच गए। खुशी ने मुझे जीवन के हर पल का आनंद दिया, अच्छा, बुरा और चुनौतियों से भरा। उसने सबको शानदार बना दिया। पहले हफ्ते तो अपनी शपथ पर टिके रहना मुश्किल लग रहा था, लेकिन हमने किसी तरह उसको निभा ही लिया। सच्चाई यह है कि इस शपथ के बाद एक दूसरे से बात करने की इच्छा खासकर 10 बजे के बाद और भी बढ़ गई। यह इंसान का स्वभाव होता कि जिस चीज़ के लिए उसे मना किया जाता है उसकी इच्छा और बढ़ जाती है। और सुबह के समय बात करते हुए हमें इसका एहसास हुआ कि बात करने के लिए रात कितना अच्छा का समय होता है। रात को बात करना कितना रोमांटिक होता है ना। उसने एक सुबह अपनी प्यारी मीठी आवाज़ में पूछा। मैं उस बातचीत को इतना मिस करता हूँ। इस फैसले के बाद लगने लगा है कि मैंने जैसे अपने पैर पर गलती से कुल्हाड़ी मार ली हो। मैंने कहा, नहीं डियर, ऐसा नहीं है कि तुमने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। उसने बड़ी विनम्रता से कहना शुरू किया, फिर अचानक चिल्लाई, बल्कि तुम जानबूझकर उसकी तेज धार पर नंगे पैर कूद गए हो। अब अपने घाव के मजे लो। वह गुस्से में थी, लेकिन कुछ भी नहीं किया जा सकता था। वादे पूरे करने के लिए किए जाते हैं और हम दोनों ही जानते थे कि हमें इसे निभाना पड़ेगा। जल्दी ही वीकेंड की रात आई और हम एक दूसरे से बात करने को बेताब थे। रात का समय बात करने के लिए बहुत सुहाना होता है, खासकर प्रेमियों के लिए। मम्मी पापा तब तक सो चुके होते हैं। भाई बहन समझते हैं कि आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, और आप अपने बेडरूम में अकेले शॉर्ट टी शर्ट पहनकर बिस्तर पर मध्यम रोशनी में सेल फोन थामे लेटे होते हैं, जिसका मतलब होता है कि आप पूरी तरह से उस आदमी के साथ हैं जिसके साथ आप बातें कर रहे हैं। हाय शोना, उसने कहा। उस रात उसके हाय कहने का अंदाज कुछ अलग लगा। वह कुछ अधिक प्यार भरा था, जिसे मैं उससे पहले शायद ही महसूस कर पाया था। हाय हनी, मैंने बहुत इत्मीनान से कहा और हमारी बात चल पड़ी। मुझे याद है कि हमें बहुत दिनों के बाद रात को बात करना कितना अच्छा लग रहा था, जबकि अभी एक सप्ताह ही गुजर था। कुछ देर बाद वह अपनी किसी दोस्त की मंगनी के बारे में बताने लगी और कुछ ही देर में वह यह बात करने लगी कि हमारी सगाई किस तरह होगी। सगाई हमारे घर पर होगी और मैं उस शाम साड़ी पहनूंगी। पता है क्यों? क्योंकि साड़ी में मैं बहुत अच्छी लगती हूँ। उसने मेरे पूछने से पहले ही अपने सवाल का जवाब दे दिया। हाँ, चलो फिर मैं अपनी शोनीमोनी को उस शाम साड़ी में देखना चाहता हूँ। वह मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी शाम होगी। मैं अपने होने वाले पति की बगल में खड़ी होंगी, बहुत सारे लोगों के बीच में। मैं सबके सामने तुम्हें हूँ सकती हूँ, तुम्हारा हाथ थाम सकती हूँ और कोई कुछ भी नहीं कहेगा। उसने कहा, मैं उस शाम के इंतज़ार में मरा जा रहा हूँ। फिर मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा और हम संगीत पर डॉस करेंगे सबके सामने। मैं चाहता हूँ कि मेरे दोस्त मुझसे जलें, क्योंकि तुम मेरी हो। मैंने उस दिन के जल्दी आने के सपने के साथ कहा, और सबके सामने हमारी आंखें एक दूसरे से बातें कर रही होंगी। वे अनकहे शब्द जो उन लोगों को साफ सुनाई दे रहे होंगे। जब तुम मेरी आंखों में देखोगे, तुम समझ जाओगे कि उसी समय तुम्हें देखते हुए मैं क्या महसूस कर रही हूं। जब लोग खाने में लगे होंगे, मेरी आंखें तुमसे कहेंगी कि ऊपर चलो टेरेस पर, और मैं सीढ़ियों की तरफ बढ़ जाऊंगी और मेरी आंखें तुमसे आने के लिए कहेंगी और पहला मौका आते ही मैं भाग जाऊंगी, ये कहते हुए कि मुझे बाथरूम जाना है। उसने लड़कियों से शरारती अंदाज में कहा। मैं टेरेस पर होंगी, दरवाजे के ठीक पीछे, जहां टेरेस की सीढ़ियों खत्म होती है। तुम्हें मेरे पायलों और चूड़ियों की आवाज सुनाई देगी जब मैं सीढ़ियों से अंधेरे टेरेस पर आऊंगी, उसने धीरे से कहा। लेकिन तुम्हें पता नहीं चलेगा कि मैं दरवाजे के ठीक पीछे खड़ा हूं, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। मैं दरवाजे को धकेलते हुए सीधा आगे बढ़ जाऊंगी
उसने भी फुसफुसाना शुरू कर दिया। तुम जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ोगी, मैं तुमको पीछे से पकड़ लूंगा। पता नहीं हम लोगों को क्या हो रहा था। क्या यह इसका फल था कि हम लोग सप्ताह के दिनों में रात में बात नहीं कर रहे थे, या इसका कोई और कारण था? बाहर बारिश होने लगी थी, जो माहौल में और भी उत्तेजना घोल रही थी। मैं धरती पर गिरती बारिश की बूंदों की आवाज को सुन पा रहा था, और ठंडी हवा खिड़की को खोलकर उस रात मेरे कमरे में आ रही थी। शोना, उसने प्यार से मेरा नाम पुकारा, और तुमको पीछे से पकड़कर मैं तुमको बाहों में भर लूंगा। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं, और शायद उसने भी वैसा ही किया हो जब उसने फिर से गहरी सांस लेते हुए धीरे से प्यार भरी आवाज में कहा, शोना। और अपने हाथों से तुम्हारे लंबे बालों को मैं तुम्हारे बाएं कंधे की तरफ ले आऊंगा, और अपने चेहरे को तुम्हारे गर्दन की दाईं तरफ बहुत पास ले जाऊंगा, जबकि मेरा दूसरा हाथ तुम्हारी खुली कमर से खेल रहा होगा। मैंने अपनी भावनाओं को काबू करने की कोशिश की, क्योंकि मैं अपनी दिलरुबा को ज्यादा डराना नहीं चाहता था, वह भी इतनी जल्दी। उसने कुछ देर तक कुछ नहीं कहा, लेकिन हमारी सांसें तेज होती जा रही थीं, वह भी इतनी जल्दी। मेरा अपना दिल भी खुशी से उछल रहा था। और फिर उसने आखिरकार पूछा। मैं उसके दिमाग को समझ गया, उसके मन में चलने वाले उतार चढ़ावों को भी, लेकिन सबसे बढ़कर वह मेरे साथ उस पल का आनंद उठाना चाहती थी। और मैंने उसको जवाब दिया, और फिर तुम मेरे होठों को अपने दाएं कान के पीछे अपनी गर्दन पर महसूस करोगी। वह फुसफुसाई, गहरी सांस लेते हुए। मैं इस समय इतना अलग महसूस कर रहा हूं, क्या तुम भी? मैंने बहुत धीमे से पूछा। हाँ, कुछ बहुत अलग। तुमको कैसा लग रहा है? तुमको अपनी बाहों में लेकर मैं उस कोलोन को महसूस कर पा रहा हूं जो तुमने लगाया है। औरतों जैसी तुम्हारी मीठी खुशबू। मुझे महसूस हो रहा है कि मेरे होंठ तुम्हारे कंधों को चूमते हुए तुम्हारी पीठ की ओर बढ़ रहे हैं, और तुम्हारे पसीने को चूम रहे हैं। अब तक मेरी आवाज भी कौंपने लगी थी। मैंने उससे पूछा, बताओ तुमको कैसा लग रहा है? मुझे लगता है वह अपनी लाइन पूरी करने की कोशिश कर रही थी, और मैं उसकी तेज सांसों को साफ साफ सुन रहा था। वह हिचकिचा रही थी। मैं इंतजार कर रहा था। मुझे लगता है, कहकर वह रुकी, और उसने फिर कोशिश की। मुझे लगता है जैसे तुमने मेरे ऊपर जादू सा कर दिया है। मैं उससे बाहर नहीं आना चाहती। वह कांपते हुए तेज तेज सांस ले रही थी। उसकी मस्ती भरी आवाज मुझे और भी उत्तेजित बना रही थी। अब मेरा दूसरा हाथ भी तुम्हारी कमर के इर्द गिर्द आ गया है। और फिर, कहकर मैं रुक गया। और फिर वह आगे जारी रखने को कह रही थी। और फिर अचानक बारिश शुरू हो गई। मैं बाहर की बारिश को अपने सुंदर सपने में ले आया। मम। और फिर मैं धीरे से फुसफुसाया, और फिर मैंने तुमको अपनी तरफ घुमा लिया है। हम बारिश में भीग चुके हैं। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी गीली साड़ी तुम्हारे बदन से चिपक गई है। मैं देख रहा है कि तुम्हारे माथे पर बारिश की बूंदें पड़ रही हैं। तुम्हारी नाक से होते हुए वो कुछ देर तुम्हारे होंठों पर ठहरती है, और फिर तुम्हारे बदन पर आगे की ओर बढ़ जाती हैं। तुम्हारे भींगे बालों के लट तुम्हारे गालों से चिपक गए हैं, और फिर वह फिर से फुसफुसाने लगती है। तुम नीचे देख रही हो, कहीं मेरी शर्ट की ओर। तुम्हें मेरी आंखों में देखने में शर्म आ रही है। मैं तुम्हारी ठोड़ी को ऊपर उठा रहा हूं, ताकि तुम मेरी आंखों में देखकर उनको पढ़ सको जो तुम्हें घूर रही हैं। और फिर उसके लिए कुछ भी बोलना मुश्किल हो रहा था, और उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। हमारे सिर थोड़ा सा झुके। मेरे होंठ तुम्हारे होंठों पर ठहरी हुई बारिश की बूंदों को महसूस करते हैं। उनको अपने मुंह के अंदर को लेने बाद मैं फिर तुम्हारे होंठों की मुलायमियत को हासिल कर लेता हूं। मैंने जिस गहरे चुंबन का वर्णन किया था, वह कुछ देर तक चलता रहा। वह पहला मौका था जब मुझे लगा कि उसने मुझे कुछ सीमाओं को लांघने की छूट दे दी। एक दूसरे से मीलों दूर हमने उस पल की एक एक कंपन को महसूस किया। हम एक दूसरे में खोए हुए थे कि अचानक वह फिर से शरारती हो गई। हे, नीचे लोग हमें ढूंढ रहे होंगे। मुझे भागना है इससे पहले कि मम्मी पापा मुझे ढूंढते हुए ऊपर आ जाएं, वह चिल्लाई। मुझे आश्चर्य हुआ कि उसने किस तरह से अपनी ऊर्जा इकट्ठी की, और उससे भी बढ़कर उसने किस तरह से काल्पनिक लोगों को कल्पना की उस बारिश में याद किया, उस झूठ मूठ सगाई की रात में, हालांकि उसे आने वाले कुछ महीनों में सच साबित होना था।
अरे नीचे लोग खाने में मस्त होंगे। मैंने उसे आश्वस्त करने की कोशिश की। ना प्लीज, अपनी बांह हटाओ, हमें जाकर अपने कपड़े बदलने होंगे इससे पहले कि वे हमें देख लें। उसने हमारी उस आभासी हालत पर हंसते हुए कहा, ठीक है, लेकिन एक शर्त है। और वह क्या है भला? मैं तुमको कपड़े बदलते हुए देखना चाहता हूं। ओह हो, तुम्हें उंगली क्या पकड़ाई, तुम तो पूरा हाथ पकड़ना चाहते हो। ज्यादा गलतफहमियों मत पालो। धीरे से हंसते हुए उसने मुझे चेतावनी दी। हाथ पकड़ना, सिर्फ हाथ नहीं, मैं तुमको पूरी तरह से थामना चाहता हूं, मैंने जवाब दिया। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मुझे इसकी अनुमति नहीं दी। वह भी तब जबकि हमें सिर्फ सोचना भर था। उस रात हम बहुत देर से सोए। नहीं, रात नहीं थी, मुझे लगता है सुबह होने वाली थी जब हमने आखिरकार फोन रख दिया। मैंने अपने सेल फोन की तरफ देखा और अपने बिस्तर से उठते हुए खिड़की की ओर गया। मैंने देखा कि तब तक बारिश थम चुकी थी। मैं थक चुका था और मुझे बहुत भूख लग रही थी, इसलिए मैंने किचन से एक सेब उठाया और बिस्तर पर लेटे लेटे उसे कुतरने लगा। फिर मैं अपनी उस बातचीत के बारे में सोचने लगा, एक एक बात कि क्या हुआ। मुझे एकदम याद नहीं कि कब मुझे नींद आ गई और कब मैं सपनों में खो गया। अगली सुबह बहुत सुहानी थी। सूर्य की किरणें मेरे कमरे में खिड़की के रास्ते आ रही थीं। बारिश भरी रात के बाद की सुबह सचमुच सुहानी होती है। अपनी अध खुली आंखों से मैं पिछली रात को याद करते हुए अपने ऊपर मुस्कुराया। मैं किसी तरह उठा और बिस्तर पर बैठकर अपने आप को मुस्कुराता हुआ शीशे में देखने के लिए घूम गया। फिर मैंने अपनी परछाई से पूछा, अब भी उसके खुमार में हो? हाँ, और वह रात भी क्या रात थी। अगर केवल ख्याल में लिया गया चुंबन इतना मज़ेदार हो सकता है तो सचमुच का कैसा होगा, मैं सोचने लगा। फिर मैंने फैसला किया कि उसे फ़ोन करूंगा उस सब के लिए, उसे चिढ़ाने की खातिर जो उसने कल रात किया था। उसने नींद में ही फ़ोन उठाते हुए कहा, मेरा बेबी उठ गया। तुम मार ही देती हो जब इतना मीठा बोलती हो। सच? लेकिन मुझे अभी भी नींद आ रही है और मैं अपने सपनों में वापस जाना चाहती हूं, उसने कहा। शरारती ढंग से मैं उसके ऊपर चिल्लाया, नींद? मैं तुमको जगाने के लिए हूं ना यहां। तुमको कुछ याद भी है तुमने एक लड़के से कल रात क्या क्या कहा था? मेरा मतलब है कि तुम इतनी खुली, इतनी बोल्ड कैसे हो सकी? मुझे इतना कुछ कहने के लिए तुमने मुझे कैसे उकसाया? मैं उस शर्म से बाहर निकलने के लिए जद्दोजहद करता रहा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम शर्म की सारी दीवारों को इस तरह पार कर जाओगी। नैतिक मूल्यों को। मैंने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि वह पूरी तरह से उठ गई और मेरे ऊपर वापस चिल्लाई, आय हाय, तुम लड़के, तुम कितने चालाक हो हे भगवान। तुम सारे लड़के एक जैसे होते हो। जो बातें तुमने अभी कहीं वे असल में मेरी होनी चाहिए। तुमने मेरी लाइनें चुरा लीं क्योंकि मैं सोई हुई थी। सारी सीमाएं तुमने पार की और अब तुम मेरी खिंचाई भी कर रहे हो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझ जैसी भोली भाली लड़की को तुम लोग कितना उल्लू बनाते हो। हे, मैंने बीच में उसको शांत करने के ख्याल से टोका, लेकिन वह बोलती ही गई जैसे विपक्षी पार्टी का नेता एनडीटीवी की बिग फाइट में बोलता ही चला जाता है। तुम लड़के मौका पड़ते ही गिरगिट की तरह रंग बदलने लगते हो। और मैं याद करने की कोशिश करने लगा कि मैंने गिरगिट के बारे में कहाँ सुना था। शायद बायोलॉजी में। गिरगिट को परे कर मैंने उसको टोकने की कोशिश की। अच्छा बाबा, सुनो, और तुम लड़के ही इस तरह की बातें करते हो, हम लड़कियों कभी नहीं। उसकी बात पूरी नहीं हुई थी। हे खुशी, मैंने कहा, लेकिन वह मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दे रही थी। और तुमको पता है, तुम सारे लड़के, अब बहुत हो गया, मैं चिल्लाया। तुमको पता है, कल रात का वह आधा घंटा मेरे लिए इतना खास है कि मैं तुम्हारे साथ उसका फिर से आनंद उठाने के लिए 100 बार मरने को तैयार हूं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। और वह ऐसे पिघल गई जैसे गर्मी में आइसक्रीम। सच्ची, उसकी मासूम मीठी आवाज अब शांत लग रही थी। मुच्छी, मैं सगाई की उस शाम का इंतजार करूंगा कि वह इसी तरह से सच हो जाए। इसका ध्यान रखना कि तुम ज्यादा लिपस्टिक मत लगाना। शट अप, उसने शर्माते हुए कहा। सारा दिन उस खबर के पक्का होने का इंतजार करता रहा। अगर कोई और समय होता तो यह खबर अच्छी होती। दुर्भाग्य से
मुझे पक्की खबर मिल गई और यह बात मुझे उसे और अपने परिवार वालों को भी बतानी थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि जब वह सुनेगी तो खुश होगी या दुखी। फिर भी बिना आगे कुछ सोचे मैंने उसे बताने के लिए फ़ोन किया। जब उसने फ़ोन नहीं उठाया तो मैं अपनी पढ़ाई में लग गया। 5 मिनट में मैंने देखा कि मेरे सेल फोन की घंटी बज रही थी। स्क्रीन पर उसका नाम चमक रहा था। मैंने फ़ोन उठाया और बड़े रोमांटिक अंदाज में एक पुच्ची के साथ कहा, हाय जाना। हाय। उफ, ये नीरू थी, उसकी छोटी बहन। कितनी बड़ी गलती हो गई। अब मुझे क्या कहना चाहिए? क्या मुझे बात करनी चाहिए या फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए? मैं घबरा रहा था। मैं उसके परिवार के सामने किस तरह की इमेज पेश कर रहा हूं अपनी? पहली लाइन तो पक्के तौर पर झटके की तरह लगी होगी। कैसे हैं आप? नीरू ने चुप्पी तोड़ते हुए पूछा। मैं ठीक हूं, तुम कैसी हो? और तुमने उसके फ़ोन से कैसे कॉल किया? मैंने अपना सिर खुजाते हुए पूछा और यह सोचते हुए कि शायद उसने मेरी पहली वाली लाइन या तो किसी जादू से या किसी तकनीकी खराबी की वजह से नहीं सुनी हो। मैं ठीक हूं। असल में खुशी बाथरूम में थी और मैं आपका फ़ोन उठाने ही वाली थी कि घंटी बजनी बंद हो गई, तो मैंने मिस्ड कॉल को डायल कर दिया। लीजिए, वह आ गई कमरे में और अब वह मुझसे फ़ोन छीनने की कोशिश कर रही है। और उसकी आवाज़ दूर होती चली गई। आखिरकार खुशी ने अपने आप को बहन के मुक्कों से बचाते हुए कहा, हाँ, हेलो। नीरू मुझसे बात करना चाहती थी और शायद यही वह समय था जब मुझे उससे बात करनी थोड़ी मुश्किल लग रही थी। इसकी वजह फ़ोन पर हमारी बातचीत की अटपटी शुरुआत थी। हे भगवान, अच्छा हुआ तुम आ गई, मैंने उससे कहा। शोना, 1 मिनट। ये कहकर वह सुनने के लिए रुक गई जो बात उससे नीरू कह रही थी। वह 1 मिनट 5 मिनट तक चला और तब मुझे लगा कि मैंने जो जादू वाली बात सोची थी वह कितनी गलत थी। क्या? जोर जोर से हंसते हुए खुशी चिल्लाई। हाय मेरी जान, नीरू पीछे से चिल्लाई और वह भी बहन के ठहाके में शामिल हो गई। हे भगवान, मैंने सोचा और अंदर ही अंदर मुझे शर्म आने लगी। लेकिन खुशी मेरे बचाव में नहीं आई, बल्कि वह भी उस पल का मजा उठाने में अपनी बहन के साथ शामिल हो गई। उफ, उसकी छोटी बहन मुझसे ऐसे बातें कर रही थी जैसे उसने कुछ भी नहीं सुना हो। और जरा अब उसे देखिए। लड़कियों, अब मुझे याद आया कि गिरगिट क्या होता है और मुझे लगता है ये लड़कियों को ज्यादा सूट करता है। वे कितनी तेजी से रंग बदल लेती हैं और इस तरह से मैं उन दोनों बहनों के लिए मजाक का कारण बन गया। मैं तब तक यह भूल चुका था कि मैंने किस कारण फ़ोन किया था, जब तक अपने ठहाके के द्वार को विराम देते हुए आखिरकार खुशी फ़ोन पर वापस आई। हाँ, अब बोलो। वह दूसरे कमरे में फ़ोन पर वापस आई। तुम्हारी बहन इतनी चालाक है, ऐसे जता रही थी जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। आखिर वह मेरी ही बहन है ना। अब मैं कुछ दिनों तक उसका सामना नहीं कर पाऊंगा। अरे छोड़ो, आखिर तुम उसके जीजू हो और जीजू और साली में इस तरह की बातें होती रहती हैं। लेकिन अगली बार से मैं इस तरह रोमांटिक अंदाज से बात नहीं करूंगा जब तक मुझे यह पक्के तौर पर न पता लग जाए कि फ़ोन पर तुम ही हो। ठीक है बाबा, अब बताओ तुम क्या कहने वाले थे? थोड़ी चुप्पी के बाद मैंने एक सांस में कह डाला, मुझे यूएस जाना है 1 सप्ताह के लिए, अपने प्रोजेक्ट के सिलसिले में। क्या? उसने ऐसे कहा कि लगा जैसे उस एक शब्द में ही हजारों तरह के ख्याल छिपे हों, सब अलग अलग दिशाओं में। हाँ, एकदम अचानक से उसने बेचैनी से पूछा। मुझे पता था कि यह बात लंबे समय से लटकी हुई थी, जिसे मैं नवंबर में होने वाले एग्जाम तक टालना चाहता था, लेकिन इस बार बचने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन तुम कोई बड़ा बहाना बना सकते हो नहीं? लेकिन यह मेरे कैरियर का सवाल भी है डियर। सुनो, प्लीज गुस्सा मत होना। इस समय मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं किस तरह से ये कर पाऊंगा। मेरा मतलब है IMS की क्लासेस, मॉक टेस्ट। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। IMS की क्लासेस, मॉक टेस्ट, कैरियर, तुम्हें सब कुछ याद है, लेकिन मेरे बारे में क्या ख्याल है? अपने ऑफिस, कैरियर, IMS में इतना बिजी रहे कि हम अभी तक एक दूसरे को देख भी नहीं पाए हैं। हमारी कहानी कितनी अलग है। और अब तुम कह रहे हो कि तुम अमेरिका जा रहे हो। वह रोने रोने को थी, लेकिन मेरे पास तुम्हें खुश करने को भी कुछ है। वो क्या? मैं प्लेन दिल्ली से पकड़ूंगा। मैं 1 दिन की छुट्टी ले लूंगा, जिससे मैं एक पूरा दिन तुम्हारे साथ बिता सकता हूं।
आखिरकार हम लोग मिलेंगे। क्या यह तुमको खुश करने के लिए काफी नहीं है? हालांकि मैं यह जानता था कि यह उसको खुश करने का सही तरीका नहीं था। पूरा दिन उसके साथ बिताना, फिर 1 महीने से भी अधिक समय के लिए देश से चले जाना। लेकिन इस बात ने हमारे दिलों को कुछ सुकून दिया कि हम लोग सारा दिन एक दूसरे के साथ बिताने वाले हैं। हमारे पास मानो इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं था कि हम उस दिन के आने की बेताबी से प्रतीक्षा करें और उसे कम से कम साल भर संजो कर रखें। आश्चर्य की बात यह थी कि एक ऑफिशियल ट्रिप के कारण हम लोगों को एक दूसरे से पहली बार मिलने का मौका मिल रहा था। कभी कभी हमें इस बात पर आश्चर्य होता कि हमारे जीवन में कितनी भागम भाग थी, ऑफिस से आईएमएस, कैरियर से परिवार, लेकिन उस आदमी से मिलने का समय ही नहीं था जिसके साथ हम आगे का जीवन गुजारने वाले थे। एक एक करके दिन गुजरता जा रहा था। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, हमारी भावनाएं और मजबूत होती जा रही थीं। दिल और दिमाग में बेचैनी बढ़ रही थी और आखिरकार वह दिन भी आ गया जब हम पहली बार मिले। वह इतवार का एक गर्म चिपचिप दिन था। हम लोग टीवी पर एक ही फिल्म देख रहे थे। वह फरीदाबाद में थी, मैं भुवनेश्वर में था। मैं उसे इसलिए देख रहा था क्योंकि उसने मुझे एसएमएस करके इस फिल्म को देखने के लिए कहा था। फिल्म में हीरोइन अपने पति के साथ लड़ झगड़ कर अपना सामान पैक कर रही है। उसी समय खुशी ने मुझे फोन किया और खुद को उसने उस औरत की जगह रख लिया। मुझे समझ में नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों किया। पता है, अगर मैं किसी दिन तुमसे नाराज हो गई और तुमने भागने लगी तो तुम एक छोटा सा काम करना। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह बोल रही थी। मेरे पास दौड़ के आना और मुझे जोर से गले से लगा लेना, चाहे उस समय मैं तुमको कितना ही मारूं। मुझे गर्मा गर्म झप्पी देना, एक भी शब्द मत कहना। कुछ देर मुझे अपनी बाहों में थामे रहना और कुछ देर बाद मुझे अपने पैक किए हुए सामान को बाहर निकलने में मदद करना। बोलो, करोगे ना? दोपहर के 2 तार बज रहे थे और मैं भुवनेश्वर से दिल्ली जाने वाले जहाज में बैठा था। पहली लाइन में खिड़की वाली सीट थी। मेरा ऑफिस वाला लैपटॉप मेरी गोद में था। मैं अतिरिक्त घंटे काम करके इन्फी को अपने ऊपर गर्व करने का मौका नहीं दे रहा था, बल्कि मैं तो वे फोटो देख रहा था जो मैंने एयरपोर्ट आने से पहले डाउनलोड किए थे। अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर उसकी तस्वीर देखते हुए मैंने पाया कि मैं चढ़ती ऊंचाई से गिर रहा हूं। उसके साथ प्यार में पड़ते हुए कहने से खुद को रोक नहीं पाया। मैं तुम्हें प्यार करता हूं, उसमें पागलपन भी शामिल हो गया। जब तस्वीर ने भी यही कहा। इस यात्रा के दौरान मैंने एयर होस्टेसों और अपने सहयात्रियों को यह सोचने का मौका कई बार दिया कि मुझ में कुछ तो अटपटा था, या संक्षेप में कहें तो मेरा दिमाग खराब है। जब आप किसी आदमी को अपने लैपटॉप से बातें करते हुए देखें, बीच बीच में बाहर बादलों को देखते हुए मुस्कुराते हुए देखें, फिर स्क्रीन को देखकर फिर मुस्कुराते हुए पाएं, तो आपकी को इसके लिए दोष नहीं दिया जा सकता कि आप उस आदमी को दिमाग से खाली समझते हैं। मुझे याद है जब एयर होस्टेस सुरक्षा उपायों के बारे में बता रही थी तो उसने देखा कि मैं मुस्कुरा रहा था। इस पर वह शायद मुझसे चिढ़ गई हो, क्योंकि उसके इस प्रदर्शन को उसके सहकर्मी के अनाउंसमेंट के साथ तालमेल बिठाते हुए होना चाहिए था, पर वह उसमें पिछड़ रही थी। लेकिन उससे किसने कहा था कि वह मेरे ऊपर ध्यान दे? मैंने तो नहीं। अगर आप मुझसे पूछें कि मैं क्यों शर्मा रहा था, मुस्कुरा रहा था, तो मेरे पास इसके बहुत सारे जवाब थे। उसी एयर होस्टेस की दी हुई कैंडीज खाते हुए मैं यह याद कर रहा था कि किस तरह खुशी ने कल रात 12 बजे के ठीक 1 मिनट बाद मुझे फोन किया था, जब हम नए दिन यानी आज के पहले पल में आए थे। तुम आज मेरे पास आ रहे हो, वह चिल्ला पड़ी। हाँ, मैं पागल हो रहा हूं। उस शांत आधी रात की खामोशी को तोड़ते हुए मैं अपनी बालकनी में कूदते हुए चिल्लाया। मुझे लगता है कि मैंने कुछ पड़ोसियों को जगा दिया था और कुछ ऐसे लोगों के आनंद में खलल डाल दी थी जो ऑर्गाज्म, सेक्स के चरम आनंद को बस पाने ही वाले थे। कुछ आवारा कुत्ते अंधेरे से निकलकर आ गए और मेरे ऊपर भौंकने लगे। मैं दौड़कर अपने कमरे में भागा जब मैंने देखा कि बगल वाली इमारत के कुछ फ्लैट्स में बत्तियां जल उठीं। बीती रात की उस बात को याद करते हुए, कैंडीज का आनंद उठाते हुए मुझे याद आया कि मैं सुबह कितनी उधेड़ बुन में था कि मुझे पहनना क्या चाहिए। मैंने सारे कपड़े अलमारी से निकाल लिए और उन सबको आईने के सामने पहन पहन कर देखा।
मुझे फैसला लेने में करीब आधे घंटे लगे और ऑफिस जाने से ठीक पहले मैंने उस कपड़े को भी बदल लिया। मज़ेदार बात यह रही कि मैंने वह शर्ट पहन ली जिस पर आयरन नहीं हुआ था, गहरी रंग की जीन्स के साथ। उस दिन मैंने जो भी किया सब गड़बड़ किया। जब जब मैं उन पलों को याद करता, कई अजीब तरह के ख्याल मेरे में आने लगते। अगर वह उतनी खूबसूरत नहीं हुई जितनी तस्वीरों में दिखती है तो, अगर वह अजीब तरह से हंसती हो तो, अगर वह लेंगड़ाती हो तो, और अनेक तरह से ख्याल मेरे दिमाग में लुका छिपी खेलते रहे। जब मैंने अपने आप से यह बड़ा सवाल पूछा, क्या तुम उसे प्यार करते हो रविन? बकवास। जाहिर है यह सवाल पूछने के लिहाज से काफ़ी देर हो चुकी थी। हाँ, मैं करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ, मैंने आपसे पूछा। वैसे अगर ईमानदारी से कहूँ तो मैंने अपने आप को ऐसा कहने के लिए मजबूर किया। पता नहीं क्यों मन में तरह तरह की शंका हो रही थी, लेकिन चाहे यह अच्छी बात हो या बुरी, उससे शादी करने का फैसला पूरी तरह से मेरा अपना था, जिसके लिए मुझे न तो परिवार की तरफ से ही इसके लिए किसी तरह का दबाव था, न ही उसकी ओर से। इसलिए इस तरह के अजीब ख्यालों से निजात पाने के लिए मैंने सामने वाली सीट के पीछे बने रैक से अखबार निकाल लिया। लेकिन अखबार पढ़ने में मेरा मन नहीं लगा। एक अजीब तरह की बेचैनी थी जिससे मन के अंदर कुलबुलाहट हो रही थी, जिससे कभी मैं सिहर उठता था। पता नहीं वह किस तरह का डर था। इस घबराहट और बेचैनी का नतीजा यह हुआ कि मैं हर 20 मिनट में बाथरूम जाता। शायद यह सबके साथ होता है या नहीं, और मुझे पक्के तौर पर इसका यकीन था कि पिछली सीट पर बैठा बच्चा इसकी गिनती कर रहा था कि मैं उसके पास से कितनी बार गुजरा। मैंने उसकी अनदेखी करने की कोशिश की जब मैंने देखा कि वह अपनी माँ के कान में कुछ फुसफुसाने रहा था। जाहिर है कि वह अपनी माँ को मेरे बारे में बता रहा था। मैंने देखा था कि जब वह मेरी तरफ उंगली दिखा रहा था तो उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ को वापस खींच लिया। आखिरकार शाम को 5 बजे मेरा जहाज़ दिल्ली के हवाई अड्डे पर उतरा और मैंने कैप्टन की इस उद्घोषणा को नज़रअंदाज करते हुए अपना मोबाइल फ़ोन ऑन कर लिया कि अगली सूचना से पहले ऐसा न करें। जब जहाज़ रनवे से मुड़ रहा था तो मैंने खिड़की से देखा कि कहीं कोई लड़की जहाज़ की तरफ हाथ तो नहीं हिला रही है। ये वह हो सकती थी। अब सोचता हूँ तो लगता है कि मैं कितना बेवकूफ़ था कि रनवे पर मैं किसी के होने की उम्मीद कर रहा था। मैं उसको फ़ोन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा मोबाइल रोमिंग में किसी कारण से काम नहीं कर रहा था। अपने फ़ोन और नेटवर्क को कोसता हुआ मैं लगातार कोशिश कर रहा था। मैं कोशिश करता रहा और नाकाम होता रहा। कुछ मिनट बाद मैं सामान लेने के लिए खड़ा था और अपने सामान के आने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन मैं सामान की तरफ नहीं देख रहा था। मेरी नज़रें तो किसी और को ही ढूंढ रही थीं। यहाँ वहाँ मैं हर लड़की को देख रहा था और शीशे की दीवार की दूसरी ओर खड़ी भीड़ को निहार रहा था। फिर मैंने देखा मेरा लाल बैग सामान की भीड़ में नज़र आ रहा था, लेकिन इससे पहले कि वह मुंह तक पहुंचता, वह पहुंच गई। मेरे फ़ोन पर मेरा सेल अब काम करने लगा था और मुझे उसकी घंटी सुनाई दी। खुशी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था। मैंने फ़ोन उठा लिया। हाय हाय, खामोशी। तो और मैं बाहर निकलने के दरवाजे की ओर मुड़ गया। तो क्या? वह कभी इतनी शर्मीली और खामोश नहीं दिखी थी। मैं उसे शर्माते हुए सुन सकता था। जाहिर है उसकी दिमागी हालत मुझसे अलग नहीं थी, और वह अलग हो भी कैसे सकती थी। 2 लोग जिन्होंने पागलों की तरह एक दूसरे से प्यार किया और शादी करने का फैसला किया, वे जीवन में पहली बार एक दूसरे से मिलने वाले थे। मैं सामान लेने वाली जगह पर हूँ, मैंने कहा, और तभी मैंने देखा कि मेरा बैग उस ट्राली पर मुझसे दूर चला जा रहा था। उफ, मैं मिस कर गया। क्या मिस कर गए? मेरा सामान। मैं तुमसे बात करने में लग गया और उसे मिस कर गया। ओहो, कहकर वह कुछ देर के लिए रुकी और मेरा ध्यान सामान वाली उस घूमती ट्रॉली पर लगा था कि उसने फिर पूछा, मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? क्या तुम नर्वस हो? तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं हूँ, उसने अपने आप मान लिया। फिर उसने कहा, अच्छा ये बताओ कि आज तुमने क्या पहना है? हल्के रंग की शर्ट और गहरे रंग की जीन्स, और तुमने? हे भगवान, क्या हुआ? मुझे लगा कि उसे वह रंग पसंद नहीं आया। यह मेरे ऊपर अच्छा लगता है। नहीं, बात अच्छे और बुरे की नहीं है। फिर मैंने भी हल्के हरे रंग की शर्ट और जीन्स पहन रखी है।
संयोग जैसे हमेशा हमारा पीछा करते रहे। हमारा जन्म स्थान, महीना, साल, संगीत का टेस्ट, हमारा कैरियर, IMS, और अब कपड़े जो हमने उस दिन पहन रखे थे। अद्भुत, हम लोग वाकई एक दूसरे के लिए ही बने हैं। हे, मेरा सामान मेरी तरफ घूमता हुआ आ रहा है। मैं सामान उठाकर 2 मिनट में बाहर आता हूँ। सी यू। मैंने भीड़ में से अपनी जगह बनाई, सामान उठाया, ट्रॉली पर लादा और बाहर निकलने के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। लैपटॉप अब भी मेरे कंधे से लटक रहा था। आखिरकार जब मैं उसे देखने ही वाला था, मेरी बेचैनी बढ़ गई थी। मैं कौंप रहा था और मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। भीड़ में से जैसे ही किसी औरत की आवाज सुनाई देती, मुझे लगता उसी की ना हो, लेकिन ऊपर से मैं ऐसे जता रहा था जैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो। रिलैक्स, 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 अब एक गहरी सांस लो, मैंने अपने आप से कहा, और उसके बाद मैं बाहर निकल आया था। मेरे सामने बहुत सारे लोग थे, अपनों का इंतजार करते हुए। कुछ टैक्सी ड्राइवर हाथों में तख्तियां लिए अपने मालिकों के इंतजार में खड़े थे। ट्रैफिक की चिल्लपों मची थी। फिर किसी कारण से मैं आगे आने के बजाय बाईं ओर मुड़ गया। वह वहां थी, मेरी परी, मेरी सुंदर परी। उसकी मुस्कुराहट मेरी भावनाओं को जैसे काबू में कर रही थी। हम दोनों झिझक रहे थे। उसके लंबे खुले बाल हवा के झोंके के साथ उसकी आंखों पर गिर रहे थे। उसके हाथ उसके चेहरे के इर्द गिर्द लहरा रहे थे। उसके बालों को उसके बाएं कान के पीछे समेट रहे थे। उसका बायां कान, उसमें चमकता चांदी का झुमका, उसका खूबसूरत चेहरा, सबने जैसे मुझे सम्मोहित कर लिया। उसकी हरे रंग की खुले बाह की टॉप और जीन्स, उसका जिस्म इतना सुडौल, इतना जवान लग रहा था। वह तो करिश्मे की तरह लग रही थी। मैं उसके ऊपर से अपनी आंखें नहीं हटा पा रहा था, बल्कि मैं उसे ऊपर से नीचे बहुत धीरे धीरे निहारना चाहता था। असल में मैंने यही किया भी। यही है वह, मैंने अपने आप से कहा, यह मेरी है। वह एक ऐसा पल था जिसे मैंने बार बार जिया है, उस पहली मुलाकात को याद करते हुए। मैं अपनी ट्रॉली को लगभग भूलते हुए उसकी तरफ मुस्कुराते हुए बढ़ा, और कुछ ही पलों में उसके सामने खड़ा था, महज एक कदम दूर। उसके ऊपर से नजर अभी भी नहीं हटा पा रहा था। हाय, मैंने हाथ मिलाने के लिए अपना बायां हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। हाय, उसने इतनी विनम्रता और सुंदर अंदाज में कहा। हमने एक दूसरे को पहली बार छूते हुए हाथ मिलाया। आपने सुना मैंने क्या कहा? पहली बार एक दूसरे को छुआ। एकदम जादू की तरह था, और उसकी आंखें इतनी खूबसूरत थीं। उनमें कुछ खास बात थी, कुछ ऐसा जिसने मुझे कुछ और नहीं देखने दिया। मैं सुनना चाह रहा था कि वो मुझसे क्या कह रही थी। वह भावना, उस समय का सच, पता नहीं क्या था। मैंने देखा और मेरी आंखें तुम्हारे ऊपर ठहर गईं। मैं नजरें हटाना चाह रहा था, लेकिन वे गोंद की तरह चिपक गई थीं। तुम्हें सचमुच का देखते हुए मैंने तुम्हारी आंखों को देखा। तुम्हारी सारी खूबसूरती वहीं बसी थी। इतनी असल, इतनी ईमानदार, इतनी सुंदर, इतनी गहरी हल्की सी रोशनी के साथ, जिनमें कुछ शरारत सी चमक उठी। अपने सपनों को सच होता देख मैंने अपने कौंपते होंठों से गुजारिश की कि उन लफ्जों को आवाज दें जो मैंने तुम्हारे लिए सोचे थे। कहने को कितनी बातें थीं, मैं कुछ भी याद नहीं कर सकता, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा तरीका निराला है।